नमस्कार सभी को। आज के इस प्रोग्राम में सभी को आवाज और स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन नज़र आ रही है? एक आध मिनट इंतज़ार करते हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, वो आज का जो विषय है वो है सहजन सर्गवो, मोरिंगा, मूंगा, नुग्या, या जो भी आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इसे कहते हो। इसकी खेती के दौरान इसकी छटाई क्यों करनी है, इसकी छटाई किस तरीके से करनी है, कब करनी है, कितनी बार करनी है, और इन सब चीज़ों का फसल की पैदावार पे कितना असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है हमेशा की तरह वीडियो या फिर आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे सिर्फ़ कोई और कह रहा है इसलिए अगर हम लोग करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं कर पाते। 1 आध 2 बार करेंगे और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं और ये चीज़ें किस तरीके से हमें फसल की पैदावार बढ़ाने में काम आती है और उससे हमारी आमदनी में अगर बढ़ोतरी होती है, तो डेफ़िनेटली इसे हम जो है महत्व देंगे, सीरियसली लेंगे कि छटाई कब और क्यों और किस तरीके से करनी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है, आज हम लोग पहले जो है थियरी देखेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है कि पहले थियरी देखते हैं और फिर प्रैक्टिकली देखते हैं, उसी तरीके से पहले जो है इसको पहले समझेंगे थियोरेटिकली कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में एंड में जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा, जब हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे, एंड में हम लोग वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पेड़ों में छटाई के बाद समय समय पे असर पड़ता है और पेड़ की डेवलपमेंट किस तरीके से चेंज होती है। तो आप थियरी भी समझ जाएँगे और उसके बाद किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, वो भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ताकि आप जब अपने खेतों में वापस जाएँगे इसे करने, तो इस चीज़ को आप जो है रिलेट कर पाएँगे, या इसका जो संबंध जो है, जो भी आपने यहाँ पे सीखा है, जो भी जानकारी यहाँ पे ली है, इसका एक संबंध आप अपने खेतों में जाके बना पाएँगे और आसानी से इसको कर पाएँगे। इसके अंदर और एक चीज़ आज हम लोग जानेंगे कि छटाई के बाद खाद प्रबंधन किस तरीके से करना है, और खेतों की तैयारी छटाई के बाद किस तरीके से करनी है, इसका भी एक जो है वो टॉपिक जो है इसके अंदर रहेगा। इसकी आपको एंड में पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाद में आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो पीडीएफ के अंदर भी वीडियो रहेगा। पीडीएफ के अंदर हम लोगों ने जो है इस तरीके से व्यवस्था अभी बनाई हुई है। जब भी आपको कोई पीडीएफ मिलती है, ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखा होगा जानकारी का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे दबाएं। तो अगर यहाँ पे आप प्रेस करते हैं, तो सीधा वीडियो आपकी मोबाइल से खुल जाएगा। तो आपको जो है अलग से यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो खोजने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। जितने भी आपको पीडीएफ मिलते हैं उसके अंदर ही वीडियो प्रोग्राम का जो लिंक है वो दिया रहेगा, और पीडीएफ के माध्यम से ही आप सीधा वीडियो देख सकते हो। तो आपके लिए भी आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है बाद में, और सिर्फ पीडीएफ पढ़ के समझ में नहीं आता सारी चीजें, इसलिए वीडियो देखना सबसे पहले जरूरी है। और वीडियो के बाद फिर आप पीडीएफ का जो है इस्तेमाल जो है वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहला सवाल है कि
छटाई क्यों करनी है? तो छटाई का सबसे पहले क्यों करनी है इसका जवाब जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उद्देश्य ही पता नहीं है, क्यों करना है यही पता नहीं है, तो हम लंबे समय के लिए नहीं कर पाएँगे या उसको सीरियसली इसको नहीं लेंगे। तो छटाई का एकमेव कारण है कि छटाई के कारण पैदावार बढ़ती है। अब सवाल होता है कि कैसे? तो जहाँ तक अगर हमने पिछले या उसके पिछले वीडियो या वेबिनार में हम लोगों ने बात किया था कि आपके पेड़ों में जितने भी फ्लावर लगते हैं, उसमें से 90% फ्लावर जो है वो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। सिर्फ 10% फूलों में गर्भधारणा होती है। इसलिए आप कभी देखते हो कि आपके पेड़ों में लाखों की तादाद में फूल लगते हैं, लेकिन फलियां आपको लाखों की तादाद में नहीं मिलती है। फलियां आपको सिर्फ सैकड़ों की तादाद में मिलती है। 100, 200, 300, 400, 500 या 1000 फलियों तक आप जा सकते हो, उतनी ही फलियां आप मिलती है। इसका एक मूल कारण है कि नेचुरली नेचुरली इसमें अगर इसमें 100 फूल लगते हैं तो उसमें 90% फूल जो है वो गिरने ही वाले हैं। बाकी जो 10 फूल बचे हुए हैं, उसमें ही गर्भधारणा होगी और उसमें से भी सिर्फ 1.5% फूलों का परिवर्तन जो है वो फलियों में होता है। लेकिन अगर अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सिर्फ 1.5% फूलों का ही परिवर्तन फलियों में होता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे ये 1.5% जो फूलों की संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मेरे पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा फूल लगे, क्योंकि जितना ज्यादा फूल लगेंगे उसका 1.5% उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर 1.5% उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब फलियां भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन एक टहनी पे कितने ही फूल लग सकते हैं? तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ये 1.5% फूलों का परिवर्तन फलियों में होने वाला है वो ज्यादा हो, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फूल अपने पेड़ों पे चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फूल अपने पेड़ों में चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कलियां वहां पे लगनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कलियां लगनी चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा पत्ते होने चाहिए, क्योंकि पेड़ों में खाना बनेगा, वो खाना पेड़ों की टहनियों में स्टोर होगा, वहां पे संचित होगा, तभी तो जाके वहां से कलियां निकलेगी। भूखे प्यासे पेट के अंदर कोई कलियां नहीं निकलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पेड़ों में पत्ते हो, और ये पत्ते लगने के लिए मेरे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर मेरे पेड़ में एक या दो ही ब्रांचेस है, तो उसमें पत्ते कितने लगने वाले हैं, उन पत्तों का परिवर्तन कलियों में कितना होने वाला है, और उसके अंदर उन कलियों का परिवर्तन फूलों में, और उसका 1.5% फलियां कितनी ही बनेगी, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन होगी। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग डेवलप हो। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज्यादा पत्ते होंगे, उतना ही ज्यादा पेड़ों में खाना संचित होगा, उतनी ज्यादा कलियां लगेगी, कलियों से फूलों में परिवर्तन होगा, और जितने भी फूल ज्यादा लगे हुए उसके 1.5% फलियों का परिवर्तन जो है वो फलों में होगा और आपकी पैदावार बढ़ेगी। अब इसमें खर्चा कितना आता है? इसमें खर्चा जीरो है। एक लेबर अगर आपके यहाँ पे होगा या दो लेबर होगा, या फिर अगर आप खुद भी खेती करते हो तो इसकी छटाई अपने आराम से करते हो। सिर्फ छटाई के कारण आपका जो पैदावार है वो कई गुना बढ़ सकता है, सिर्फ छटाई के कारण, क्योंकि आपने वहां पे छटाई समय समय पे की, सही तरीके से की, और उसकी वजह से आपकी पेड़ की डेवलपमेंट, पेड़ का विकास बढ़िया तरीके से हुआ, और वहां पे फलियां भी बढ़िया तरीके से लगी। तो इसीलिए ये एक मेव कारण है कि हमें पैदावार बढ़ानी है, और पैदावार बढ़ाने का तरीका है पेड़ों की छटाई करना, पेड़ों को ट्रेन करना, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग की डेवलपमेंट करना। तो ये मेन रीजन है, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अब आप खेतों में जाओगे तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होगा कि यार इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है। अब आपको पता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पेड़ों में ज्यादा से ज्यादा फलियां लगने वाली है और मुझे उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी आपके पेड़ हो सकता है आपने जो है अलग अलग सिचुएशन में आप हो गए, जैसे कोई किसान हो गए जिन्होंने अभी बीज या जो रोपाई है वो की होगी, कई किसान होंगे जिनके पौधे ऑलरेडी बड़े हुए होंगे, कई किसान होंगे जिनकी शायद एक आध हार्वेस्टिंग खत्म हुई होगी।
ठीक है? तो आप अलग-अलग सिचुएशन में हो सकते हैं, तो अलग-अलग सिचुएशन में ये जो सर्कल है पूरा, इसको हम लोग पहले से लेके एंड तक कंप्लीट होंगे। तो बाद में आप अभी जिस भी सिचुएशन में है, आपका पेड़ जिस भी परिस्थिति में है, वो आप उसमें समझ जाओगे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं कि पौधे लगाने से। मान लीजिए अभी आपने पौधे लगाए हैं, ठीक है? आपके पौधे जैसे ही 3 फीट के हो जाते हैं या फिर 2.5 फीट के हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कितने दिनों में नहीं दूँगा, क्योंकि मौसम के अनुसार, आपकी ज़मीन के अनुसार, आपके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों के अनुसार जो है, पौधे की ग्रोथ जो है 30 दिनों का भी पौधा होगा तो अलग-अलग जगह अलग-अलग ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दूँगा पौधे की हाइट, ताकि जो है आप इसको आसानी से समझ सको। तो अगर आपके पौधे की हाइट, अगर आपने रोपाई की है या फिर आपने वहाँ पे बीज लगा दिए, जैसे ही आपके पौधे की हाइट 2.5 से 3 फीट की हो जाती है, 2.5 से 3 फीट हो जाएगी, वहाँ पे आपको पहली छटाई करनी है। छटाई करनी है मतलब क्या करना है, ऊपर का जो सिरा है उसका, वो 15 सेंटीमीटर से आपको निकालना है। तो मान लीजिए आपके पेड़ अगर 2.5 फीट का होगा, वहाँ से ऊपर का सिरा जो है, आपने उसको हाथों से उसको तोड़ दिया, आपका पेड़ 3 फीट से 2.5 फीट का हो गया। या फिर अगर आपका पेड़ 2.5 फीट का है, तो 2.5 फीट से 2 फीट का हो गया। तो पहली छटाई के दौरान यहाँ पे जो है, यहीं पे दिखाया है, ये जो है, इसको आप पेड़ समझ लीजिए, 3 फीट का अगर या फिर 2.5 फीट का। उसके बाद आपने 15 सेंटीमीटर ऊपर जो है उसका सिरा, इसको काट दिया उसका। जैसे ही उसका काट दिया, आपका पेड़ जो है अभी 2.5 फीट का यहाँ पे हो गया। अभी इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं है। शुरुआत में आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है, एक ही तना होता है। आपके यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, एक ही तना होता है। ये भी हम लोग वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इसको हमें समझना है। तो पहली छटाई में क्या करना है, पेड़ 2.5 या 3 फीट का होते ही ऊपर का सिरा आपको 15 सेंटीमीटर से जो है वो तोड़ना है आपको। जैसे यहाँ पे तोड़ेगा, आपका ये पेड़ इस तरीके से होगा। तो ये आपकी होगी पहली छटाई, ठीक है? उसके पहली छटाई के बाद 20-25 दिन बाद या फिर 15 दिनों बाद, जैसी भी आपकी ग्रोथ होगी, जो भी आपके पेड़ों की ग्रोथ होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, ठीक है? जैसे ही आपने यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे से दो अलग अलग, अभी आप ये दूसरी डायग्राम पे जो है वो ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने पेड़ का यहाँ पे सिरा काट दिया, अगले 15 से 20 दिनों में या फिर जो भी दिन लगते हैं, यहाँ से नीचे से दो अलग अलग ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। पहले आपके यहाँ पे एक ही तना था, अब यहीं से क्या होगा, आपने ऊपर से काट दिया, यहाँ से दो नई ब्रांचेस खुलना शुरू हो गई। अब ये ब्रांचेस, ये जो दो नई ब्रांचेस आ गई है, ये ब्रांचेस जब 1.5 फीट की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.5 फीट की, ये दोनों ब्रांचेस मान लीजिए आपकी 1.5 फीट की या फिर 2 फीट के, पौने दो, 1.5 या पौने 2 फीट के आसपास ये ब्रांचेस हो गई। उसके बाद आपको दूसरी छटाई करनी है। दूसरी छटाई क्या करनी है, ये जो ब्रांचेस है इसको आपको 20-25 सेंटीमीटर से या फिर 15 सेंटीमीटर से, आपको कोई बिल्कुल आपको जो है स्केल लेके बगीचे में नहीं जाना है, एक अंदाजन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये सेंटीमीटर का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे दूसरी ब्रांच खुलेगी, दो नई ब्रांचेस आएगी, तो यहाँ पे जैसी ये ब्रांचेस कितनी, 1.5-पौने 2 फीट की लंबी हो जाएगी, तो वहां से आपको ये जो ब्रांचेस है, फिर से 20-25 सेंटीमीटर से आपको वहां से उंगलियों से वो आगे का सिरा जो होता है ब्रांच का, वो छाटना है। समझ गए आप? तो आपने यहाँ से जो है, ये यही दिखाया है, ये जो डॉट 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 दिखाया है, इसका मतलब आपने जैसी 40 से 50 सेंटीमीटर की ब्रांच हो गई, आपने 20 से 25 सेंटीमीटर उसका सिरा दोबारा से काट दिया, ठीक है? तो आपके अब पेड़ ऐसे दिखने लगेंगे। ये यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखेंगे कि पहला आपका एक ही पेड़ था, ठीक है? आपने यहाँ पे पहली छटाई कर ली, यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गई, ठीक है? फिर दो ब्रांचेस बढ़ गई, यहाँ पे दो ब्रांचेस बढ़ने के बाद आपने फिर दूसरी छटाई की है यहाँ पे, तो आपके पेड़ इस तरीके से दिखने लगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी दूसरी छटाई हो जाती है। तो दूसरी छटाई के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपने दो ब्रांचेस थी, दो ब्रांचेस की आपने छटाई कर दी। अब इन दो ब्रांचेस में भी अब अलग अलग दो ब्रांचेस और आना शुरू हो जाएगी। पहले एक ही तना था, यहाँ पे छाट दिया, दो ब्रांचेस आई,
अब आपके पास 2 ब्रांचेस है, इन दोनों शाखाओं का आपने छटाई कर दिया, तो हर एक ब्रांच से फिर 2-2 शाखाएँ आना शुरू हो गई। मतलब ये बाइनरी सिस्टम होता है। 2, 2 से 4, 4 से 16 इस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले 1 था, 1 से 2 हो गया, फिर कितने हो गए? ये 2 से फिर 2 शाखाएँ यहाँ पे आना शुरू हो गई। दोबारा से वही सिस्टम है। अब ये जो नई शाखाएँ यहाँ पे पैदा हुई है, ये शाखाएँ जब 40-50 सेंटीमीटर की यानी 1.5 पौने 2 फीट की हो जाती है, तो फिर आपको एक बार वहाँ पे हाथों से या कैंची से छटाई करनी है। तो आपने वहां से फिर बीच से यहाँ से वही दिखाई, ये डॉट 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 जो एरो है, यहाँ से फिर से आपने 20-25 सेंटीमीटर की यहाँ पे छटाई कर ली, यहाँ पे सबकी। ये हो गई आपकी तीसरी छटाई। तो जैसे ही आपने जहां पे छटाई की हुई है, वहां से फिर से नई 2 ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। तो जरूरत पड़े तो आपको एक बार फिर से, जब ये नई ब्रांचेस फिर 40-50 सेंटीमीटर की हो जाएगी, वहां से फिर से आपको 20 से 25 सेंटीमीटर जो है वो आपको ब्रांचेस वहां से फिर से जो है काटनी है। तो इस तरीके से पहले आपका पेड़ जो है, यहाँ पे सिर्फ आप एक ही तना था, अभी आप देख रहे हो चौथी छटाई के बाद आपके पास कितनी सारी ब्रांचेस हो गई। लगभग एक साइड में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसके आगे दो 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 ब्रांचेस। तो इतनी सारी ब्रांचेस आपके यहाँ पे पेड़ों में पैदा होती है। और इन जितनी ब्रांचेस होगी उतनी पत्ते होंगे, उतने पेड़ आपके खाना बनाएंगे। आपके जो ये तने हैं ये भी मोटे हो जाएंगे। उसके बाद पेड़ों में कलियां ज्यादा लगेगी, फूल ज्यादा लगेंगे और आपके यहाँ पे फलियां भी ज्यादा लगेगी। तो इस तरीके से जो है, जिन्होंने अभी प्लांट लगाया है, ठीक है, तो इनके लिए ये 3 से 4 छटाई होती है। अभी मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या इसको रिपीट करने की जरूरत है। इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो जहाँ अगर आपके यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप वहां पे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, एक ही चीज आपको बार बार रिपीट करनी है। जैसे ही ब्रांचेस जो है, शाखाएं जो है 1.5 पौने 2 फीट की हो जाती है, आपको 15 से 20 सेंटीमीटर इसको छाटना है। जैसे ही आप छाटोगे वहां से 2 अलग ब्रांचेस शुरू हो जाएगी। जब वो ब्रांचेस बढ़ेगी, फिर आपको वो ब्रांच जो शाखा है इसको फिर से आपको 15-20 सेंटीमीटर से छाटना है। इस तरीके से करते करते जो है आपकी 3 से 4 छटाई में आपकी पेड़ों में काफी शाखाएं जमा हो जाती है, जो है पेड़ों को जो है छाते जैसा आकार जो है वो बनाने में मदद करती है। नहीं तो बहुत बार आप खेतों में देखते हैं आपके पेड़ों में सिर्फ 2 ही ब्रांचेस या फिर 2 ही शाखाएं निकली होती है और उसमें ज्यादा पैदावार आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताओ ये चीजें आपको समझ में आई है या नहीं, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, सभी मेरे को कमेंट करके बताओ। एक आध दो लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग मुझे समझ में नहीं आता समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करके मेरे को बताते रहो। ये पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं, ताकि बाद में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पीडीएफ जो है आप देख सके हो। लेकिन अभी पीडीएफ को समझ लो, इसको पढ़ना कैसे है। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ना कैसे है, तो फिर बाद में आप और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा? किसी ने कमेंट नहीं करी अभी तक? ठीक है। आ, चलो, सचिन शिंदे जी का मैसेज आया है, समझ में आ गया करके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कम से कम 4 छटाई हो गई। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने दी हुई है कि आपकी छटाई करने से किस तरीके से यहाँ पे जो है ब्रांचिंग, यहाँ पे पेड़ों की डेवलपमेंट जो है
वो बढ़ती है। इस पिक्चर से आप समझ जाओगे, ये चीज आपको वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप छटाई करने लगते हो, ठीक है, वैसे वैसे जो है आपकी पेड़ों की डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये जो छटाई है ये आपको कलियां लगने से पहले तक करनी है। हो सकता है 3 छटाई हो या 4 छटाई हो। अभी किसी ने विनय सिंह जी ने सवाल पूछा है कि चौथी छटाई तक कितना समय लग सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो समय है आपके पेड़ की ग्रोथ के ऊपर है, आपके यहाँ के मौसम के ऊपर है, आप कौन से सीजन में लगाते हो, कौन सी जमीन के अंदर लगाते हो। तो हर एक किसान के लिए ये समय अलग अलग होता है। लेकिन एक एक जनरल अगर टाइम देखा जाए तो दो छटाई के बीच में 15 से 20 दिन का अंतर होता है। 15 से 20 दिन का अंतर होता है। तो मान लीजिए 4 छटाई करनी है तो 20 चौक मतलब कम से कम 3 महीने का दौरा यहाँ पे निकल जाता है। अगर 20 से 25 दिन भी मान लेते हैं हम लोग, चलो आपके यहाँ पे ग्रोथ स्लो है या फिर ठंड का सीजन आया हुआ है या फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशन में गड़बड़ी है, कुछ और चीजें वहां पे है, तो मान लीजिए 20 से 25 दिन में अगर हम लोग एक छटाई करते हैं, हमें अगर 4 छटाई करनी है तो 120 दिन हो गए। 120 दिन मतलब कितने हो गए? लगभग 4 महीने। 4 महीने के अंदर जो है आपके पेड़ इतने अच्छे डेवलप हो जाते हैं और 5वें से 6ठे महीने में उसमें कलियां लगना शुरू हो जाता है। तो तब तक आपके पेड़ों ने अच्छी डेवलपमेंट कर ली है और आपके पेड़ जो है वो सस्टेन होते हैं। अगर आपके पेड़ ही कमजोर है, आपके पेड़ों में ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं है, और ऐसे में अगर आप उसमें वैसे भी उसमें भी पेड़ों में कलियां आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं, उसमें भी पेड़ों में कली आती है, लेकिन वो कलियां बाद में गिर जाती है, या फिर जितनी भी कलियां आती है उससे बहुत कम जो है फलियां उसकी रूपांतरित उसमें होती है। तो इसीलिए कहा कि पहले पेड़ों के ऊपर ध्यान दो, पेड़ों को अच्छे से डेवलप करने पे ध्यान दो। आ, अक्सर हमें जो है ये जल्दी रहती कि कितनी जल्दी हमारे पेड़ों में फ्लावर आएंगी, और ये बड़े शान के साथ कहते कि चलो 2 महीने में फ्लावरिंग शुरू हो गई। लेकिन उसका फायदा क्या है? क्या 2 महीने में आपके पेड़ इतने सस्टेनेबल और इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो कलियों का परिवर्तन फलों में कर सके? अगर नहीं है तो इन कलियों का फायदा क्या? वो तो वैसे भी बाद में गिरने वाली है। लेकिन पेड़ों में जब कलियां, फूल या फल होते हैं तो पेड़ अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देता है। पेड़ अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितना भी खाना है, जितना भी पानी है, वो सारा खाना पानी डाइवर्ट कर देता है कलियां, फूलों में और फलों में। लेकिन अंततः जब वो ये समझ जाता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इतनी कलियां और फूल मैं संभाल नहीं सकता, आपकी कलियां वहां पे ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। ऐसे में फिर आप पानी व्यवस्था करो, आप न्यूट्रिशन करो, आप स्प्रे करो, या फिर आप दवाई का कुछ भी कर लो, कितना भी खर्चा कर लो, वो कलियां बचती नहीं है, क्योंकि आपके पेड़ों के अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं। मान लीजिए किसी आदमी की कैपेसिटी है 50 किलो बोरा उठाने की, उसके कंधे के ऊपर आप चाहते हो कि ये बंदा जो है 100 किलो की बोरी ढोए, तो वो तो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसके शरीर के अंदर उतनी जान और उतनी ताकत होनी चाहिए पहले कि वो 100 किलो का बोरा ढोए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले पेड़ों की डेवलपमेंट पे ध्यान दो। पहले 4 साढ़े 4 महीने तक उसमें कोई भी कलियां मत लो। अगर कलियां आती भी है तो इसको आप निकाल दो, क्योंकि पेड़ अभी आपके मैच्योर नहीं है। पेड़ों में आपकी उतनी ताकत नहीं है। हम लोग अक्सर जल्दबाजी में, और हमको लगता है कि अगर हम लोग कलियां निकाल देंगे तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन कलियां लगने के बावजूद भी आपके यहाँ पे प्रोडक्शन उतना नहीं अच्छा आता। वो नुकसान आपको कभी नजर नहीं आता, और वो नुकसान हमेशा ज्यादा होता है। तो पहले पेड़ को डेवलप करो बढ़िया से। एक बार पेड़ आपका डेवलप होगा बढ़िया से, आप कि आपने जितनी कलियां निकाली हुई है शुरुआत के दिनों में, उससे ज्यादा फल वो आपको देगा, 100% देगा। लेकिन आप पहले अपने पेड़ों को देखो कि क्या मेरे पेड़ इतने तंदुरुस्त है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देंगे, तो छटाई इसके काम में आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेड़ों की फोटो में ही देख लो आप, एक ही पेड़ का कन्वर्जन किस तरीके से होता है। पहले पेड़ों में कोई तने नहीं है,
एकदम आप खाली-खाली पेड़ देखते हो, लेकिन जैसे 3 से 4 छँटाई के बाद आपके पेड़ इतनी सारी ब्रांचिंग यहाँ पे डेवलप कर देते हैं। और कलियाँ लगने तक ही हमें जो है, अगर आपके यहाँ पे 3 छँटाई करते हो और 3 छँटाई के बाद अगर 4 साढ़े 4 5 महीने हो जाते हैं और पेड़ डेवलप हो जाते हैं और कलियाँ लगना शुरू हो जाती है, तो कोई बात नहीं है। अगर आपके यहाँ पे 4 छँटाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आप जो है फ्रूटिंग वहाँ पे लेना शुरू करो, लेकिन पेड़ पहले डेवलप करो। एक बार वहाँ पे बढ़िया अच्छी कलियाँ लगने लगी और प्रोडक्शन शुरू हो गया, उसके बाद आपको कोई छँटाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके अंदर, जब आप ये चीज़ मैं वीडियो के अंदर भी आपको दिखाऊँगा। तो ये एक्चुअली हम लोग वीडियो के माध्यम से ही समझते हैं। तो लेकिन ये बाद में आप इसको ध्यान रखना, ये टॉपिक कि आपको छँटाई कहाँ से करनी है और किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप कैंची से करते हो, वैसे कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए पिक्चर निकाली हुई है। अगर आप सिरे इसके निकाल रहे हो, तो ये इसका जो शाखा होती है, इसके बीच में से आपको कभी कट नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे जो है रेड क्रॉस यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये गलत तरीका है। आपको हमेशा जहाँ पे ये एंगल बना हुआ है, जहाँ से ये ब्रांच शुरू होती है, जहाँ पे ये नोड है, ये आँख है जहाँ पे, वहाँ से आपको जो सिरा है वो कट करना है। बीच में से आपको नहीं तोड़ना है। बीच में से आप इसको तोड़ोगे तो वहाँ पे ये जो है यहाँ पे सड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे इल्लियाँ और बाकी फफूंद वगैरह जमा होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये बीच में से कभी भी आप कट मत करिए, चाहे आप हाथों से कर रहे हो, चाहे आप कैंची से कर रहे हो, ठीक है? हमेशा जहाँ पे ये जो बड़ होती है, यहाँ पे जो आँख होती है, जो फूला हुआ पार्ट होता है या फिर जहाँ से ये ब्रांचिंग निकलती है, वहाँ से आपको सिरे जो है तरीके से कट करने हैं। तो ये एक थोड़ा-सा आप इसमें जो है वो ध्यान में रखिए कि कहाँ से करना है आपको, ठीक है? दूसरी चीज़, अभी आपने कितनी छँटाई की है? 3 छँटाई की है या फिर आपने 4 छँटाई लगभग करी है। 3 से 4 छँटाई के बाद क्या होगा? इसके दौरान या फिर इसके बाद, इसके दौरान ही समझ लीजिए, जैसे-जैसे आप छँटाई करते हो, वैसे-वैसे पेड़ों में आपकी ब्रांचिंग जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा अंदर जो है भीड़ हो जाएगी। पत्ते भी उतने हो रहे हैं, ब्रांचिंग भी उतनी हो रही है और भीड़ हो रखी है। इस पिक्चर की ओर अभी आप ध्यान दें, हरे पिक्चर की ओर। आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पे टहनी आई हुई है, पत्ते ही पत्ते यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर सनलाइट यहाँ पे सनलाइट बीच में नहीं पहुँचती है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सिर्फ़ ऊपर की सतह में ही जो है सनलाइट आएगी, क्योंकि इतनी सारा ब्रांचिंग हो चुका है वहाँ पे, इतने सारे पत्ते निकल गए हैं वहाँ पे कि ये जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो अंदर तक नहीं पहुँच पा रहा है, टहनियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब सूर्य प्रकाश की ज़रूरत क्यों है? सूर्य प्रकाश के माध्यम से जो है वो पत्ते खाना बनाते हैं। जब पत्ते खाना बनाते हैं तो वो ये खाना जो है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो एक्स्ट्रा खाना बनता है, वो अपनी टहनियों में संचित करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और बाद में जब मौसम अनुकूल हो जाता है या फिर ये जो खाना है, वो अधिकतम से अधिकतम हो जाता है, तो इसी खाने की मदद से आपके यहाँ पे कलियाँ और फ्लावरिंग बाहर आती है। तो ये फ्लावरिंग या फूल आने का प्रोसीजर होता है। आपके यहाँ पे स्प्रे करने से फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर आपके तने खोखले हैं, वहाँ पे अन्न द्रव्य जो है, न्यूट्रिशन जो है, अगर वो उसके अंदर संचित नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो वहाँ पे आपको कलियाँ नहीं आएगी और अगर आप उसमें से भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करोगे, तो वो फूल या कलियाँ खोखली होती है, वो वैसे भी गिर जाती है। इसीलिए ये जो आप ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ करते हो, जिब्रेलिक एसिड हो गया, 6-बी हो गया या फिर कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर्स आप इस्तेमाल करते हो फ्लावरिंग ज़बरदस्ती लाने के लिए, और फ्लावरिंग आती भी है, भरपूर फ्लावरिंग आती है। लेकिन सवाल होता है कि कितनी फ्लावरिंग का कन्वर्जन फलियों में हो गया? क्योंकि पेड़ के अंदर जितना स्टोरेज है, उतनी ही फलियों को जो है वो खाना दे पाएगा, बाकी फूल तो ऐसे भी गिरने वाले हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा मात्रा में आप ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हो, पेड़ों को आप अंदर से खोखला बनाते हो, क्योंकि ये ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है, आपके तनों में से जितना भी बचा-कुचा
पेड़ों का जो भी अंदर का फाइटो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल को प्रोसेस को नेचुरल जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देता है और उससे खाना जबरदस्ती निकलवा लेता है। जैसे ही खाना जबरदस्ती निकलवा लेगा, पेड़ फूलों में तो कन्वर्जन देते हैं, लेकिन वो फूल खोखले होते हैं, वो फूल गिर जाते हैं, उन फूलों से सेटिंग नहीं मिलती है। इसीलिए ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल भी हमें बहुत ही सोच समझ के करना है। सिर्फ फूल आने भर से काम नहीं होता, उन फूलों का परिवर्तन फूलों में हुआ, ये फलियां मार्केट में गई, उसके बाद पैसे आए तो फायदा हुआ। सिर्फ फूल आने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए नेचुरल सनलाइट, जो मुफ्त की सनलाइट है, उसका हमें बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल करना है। तो अभी यहाँ पे जो है क्लस्टर बन गया है, यहाँ पे भीड़ बन चुकी है, यहाँ पे पत्ते बहुत हो गए, ब्रांचिंग बहुत हो गई है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ की ब्रांचियों का जो भी ब्रांचेस अंदर के साइड की जो ब्रांचेस है, अंदर के साइड की, उनका हमें थिनिंग करना है। थिनिंग करना है मतलब क्या करना है, उनको हमें निकालना है। जो ब्रांचेस आड़ी टेढ़ी गई है, जो ब्रांचेस कमजोर है, उनको हमें अंदर से जो है उखाड़ देना है, निकाल देना है। और आपके पेड़ों को, ये जो पेड़ बना हुआ है, उस पेड़ का कन्वर्जन आपको इस पेड़ में करना है। तो यहाँ पे आप जो बाई और यहाँ पे जो पेड़ दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने जानबूझकर डाला है आपके लिए, ताकि आज यहाँ पे आप समझ सको इस पेड़ के अंदर क्या सनलाइट गिर रही है, अंदर तक जाएगी क्या, सेंट्रल तक। मैं ये सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पेड़ के तने तक यहाँ पे लाइट जाती है, लेकिन इस पेड़ के अंदर सनलाइट जाएगी क्या, सनलाइट वहां तक नहीं पहुंचेगी। जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती है, उस शाखाओं से फूल नहीं निकलते हैं। फूल निकलने के लिए सनलाइट उस मात्रा में उस टहनियों पे, उस पत्तों पे, उस फूल पे गिरना जरूरी है। जहां पे सनलाइट सूर्य प्रकाश गिरेगा, वहीं से फ्लावरिंग बाहर आएगी। बाकी टहनियों से, शाखाओं से फ्लावरिंग बाहर नहीं आएगी, वो वेस्ट हो गया वहां पे। तो इन टहनियों को हमें थिनिंग करनी है, यहां से अंदर की ओर, पेड़ के अंदर सेंट्रल पार्ट, अंदर से जो भी टहनियां निकल रही है, उन्हें हमें कुछ टहनियां वहां से निकालनी पड़ेगी, ताकि पेड़ में जो है हवा बह सके बढ़िया तरीके से। दूसरी क्या है, सूर्य प्रकाश हर एक पत्ते पे गिर सके, हर एक टहनी पे वो सूर्य प्रकाश गिर सके। तीसरा फायदा क्या है कि अब हम अगर कोई स्प्रे करते हैं, कोई कीटनाशक, कोई खाद, कोई टॉनिक इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो ये जो है हर एक पत्तों के ऊपर बढ़िया तरीके से गिरेगा। अगर वहां पे कीट है, कोई रोग है, तो वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल होगा। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो रखी है, वहां पे अगर आप कोई स्प्रे भी करते हो, तो वो स्प्रे अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर वहां पे कोई कीट, वैसे भी इन पेड़ों में ज्यादा कीट या रोग नहीं होता है, एक लिमिटेड कीट और रोग होती है, लेकिन जब भी आएगा वो कंट्रोल जल्दी ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर। तो समझ गए। तो यहाँ पे थिनिंग, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट छटाई बोलते हैं। पहली वाली छटाई क्या थी, 1 से 4 हम लोगों ने ब्रांचेस ब्रांचेस निकाली, बहुत सारी ब्रांचेस निकाली। लेकिन अभी बहुत सारी ब्रांचेस होने की वजह से वहां पे भीड़ हो गई। अब इस भीड़ को हमें कम करना है। अब इस भीड़ में से हमें चुनना है कि कौन सी ब्रांचेस सशक्त है, कौन सी शाखाएं बाहर की ओर निकली हुई है, और कौन सी ब्रांचेस पे बढ़िया सनलाइट गिरने वाला है, और बीच का जो है, बीच की जो कमजोर वगैरह है, इसको हमें निकाल फेंकना है इसके अंदर। तो इस पेड़ का डेवलपमेंट हमें इस पेड़ में करना है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट छटाई। इसका और एक फायदा मैं बताता हूं। जब आप इस तरीके से पेड़ बनाते हो, आपके पेड़ों के हर एक पत्तों के ऊपर जो है सनलाइट गिरता है, सूर्य प्रकाश गिरता है, वहां पे खाना रेगुलरली बनता है। पत्ते भी अपने 100% कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। पत्ते मतलब क्या है, खाना बनाने वाली मशीन समझ लो इसको। अब ये मशीन के लिए फ्यूल चाहिए। मतलब आपने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन गाड़ी के अंदर जब तक आप पेट्रोल नहीं डालते हो, वो चलेगी नहीं। तो आपके पेड़ों में पत्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कितने पत्तों के ऊपर सनलाइट गिर रहा है, कितने पत्ते, सनलाइट मतलब पेट्रोल हो गया, फ्यूल हो गया। जिन पेड़ों को सनलाइट मिल रही है, जिन पेड़ों को फ्यूल मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है, वही पेड़ खाना बनाएंगे, वही पत्ते खाना बनाएंगे। जिन पत्तों के ऊपर सनलाइट नहीं गिर रहा है, वो फिर खाना नहीं बनाएंगे, वो पत्ते बाद में पीले पड़ जाएंगे। पीले पड़ जाएंगे, हो सकता है वहां पे कीट, फफूंद जैसे रोग भी वहां पे पनपना शुरू हो जाएंगे, और वो पत्ते बाद में गिर जाएंगे। तो वो वहां तक हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक भी पत्ता अभी पीला नहीं है,
लेकिन इसी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो बाद में अंदर के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य प्रकाश पहुंचता नहीं है। तो इसे हमें करना है, इसको हमें समझना है। जब भी ऐसे कोई भीड़ जमा हो जाती है तो वहां पे हमको थिनिंग करनी है, इसके अंदर के हमें जो है टहनियां निकालनी है और पेड़ को इस तरीके से डेवलप इसके अंदर करना है। और ये प्रोसेस कब करनी है? दूसरे तीसरे चौथी छटाई के दौरान ही करनी है। पेड़ बड़े एकदम होने जाने के बाद नहीं करनी है, क्योंकि पेड़ ने ऑलरेडी ब्रांचेस में अपना खर्चा किया है, अपनी एनर्जी की है, और फिर बाद में आप उसको जाके तोड़ दोगे तो फिर वो एनर्जी वेस्ट हो गई ना। तो दूसरी तीसरी चौथी छटाई के दौरान जब आप शाखाओं के सिरे तोड़ते हो, उसके दौरान भी आपको अंदर का भी ख्याल रखना है। इसके दौरान ही दूसरी तीसरी छटाई के दौरान भी आपको अंदर का भी देखना है कि पेड़ के अंदर सेंट्रल पार्ट तक, बीच तक सनलाइट जा रही है या नहीं जा रही है। अगर कोई टहनी, कोई शाखा है उसकी बाधा में आती है तो आप तुरंत वहां पे निकाल दो। तो वहां पे जो है अगर आप पहले से ही निकाल दोगे तो पेड़ अपनी जितनी भी एनर्जी लेता है, वो जो भी शाखाएं आपने बचा के रखी है उनको प्रोवाइड करेगा। तो वो शाखाएं आपकी स्ट्रांग बनेगी, बड़ी बनेगी, मोटी बनेगी, और ज्यादा से ज्यादा वहां पे फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग वहां से गिरेगी भी नहीं। तो वो जो आपकी बाद की प्रॉब्लम है कि भाई हमारी फ्लावर गिर रहे हैं, हमारे फलियां नहीं बन रही है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, इसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो बिना खर्चे के, बिना किसी छिड़काव के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी खाद के, फ्री में यहाँ पे हम लोग पहले से ही उसकी पूर्तता यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट छटाई को हमें याद रखना है। दूसरे से चौथी छटाई के दौरान ही ये सारे काम हमें टाइम टू टाइम करने हैं, ताकि पेड़ जब डेवलप हो तो एकदम छाते की तरह उसको जो है डेवलप करना है। तो इस पिक्चर को आप हमेशा याद रखें, अपने पेड़ों को देखें, इस पिक्चर को देखें, दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, कि ये ठीक नजर आ रहा है मेरे को, नहीं नजर आ रहा है तो मेरे को इसके अंदर क्या करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है, कोई इसमें कंफ्यूजन मत डालिए। ठीक है, एक दो बार करने के बाद आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि क्या आपको देखना ही है, तो पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा करना है पिक्चर की तरह, तो चलो मैं ये टहनी निकाल देता हूँ और मेरा पेड़ ऐसा ऐसे दिखने लगेगा। तो बस इसको बोलते हैं डेवलपमेंट छटाई। ये डेवलपमेंट छटाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डेमो भी दिखाया है, ये भी आप पिक्चर देख लेना। ये पहले वाला पेड़ है, और इस पेड़ की टहनियां हम लोगों ने अंदर की साफ कर दी। अब ये पेड़ देखो किस तरीके से दिखता है। हो गया क्लियर आपको? इसके अंदर हर एक पत्ते के अभी तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस भी क्लियर नजर आ रही है, हर एक पत्ते के ऊपर सनलाइट भी गिर रहा है, और पेड़ का आकार भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हेल्दी दिख रहा है। यहाँ पे एक भी पत्ता आपको पीला यहाँ पे नहीं दिखेगा, और इसमें कोई दवाई, कोई कुछ भी स्प्रे नहीं करा हुआ है इसने। नेचुरली सिर्फ छटाई बढ़िया तरीके से की, पानी बढ़िया तरीके से दे रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट छटाई से पेड़ की डेवलपमेंट कितनी बढ़िया यहाँ पे हुई है, इतनी ब्रांचेस पेड़ों में आती है। ठीक है, तो ये हो गई डेवलपमेंट छटाई। दूसरी से चौथी छटाई जो होती है उसके अंदर ही आपको ये काम टाइम टू टाइम इसके अंदर आपको करने हैं। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट छटाई से जो पेड़ डेवलप होता है वो इस तरीके से पेड़ डेवलप होगा। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो कि पेड़ डेवलप हो गया, पेड़ के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस निकली हुई है, इतनी सारी ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे फलियां लगना भी शुरू हो गया है, और इस तरीके से आपके पेड़ डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है फलियां मिलेगी, फूल गिरने की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी आपके यहाँ पे, और फूल नहीं गिरेंगे तो फलियां भी आपको ज्यादा से ज्यादा नेचुरली वहां पे आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बिना कोई बेकार का खर्चा करते हुए, बिना कोई ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी टॉनिक, कोई खाद, किसी कंपनी का अलाना फलाना डिम का प्रोडक्ट बिना इस्तेमाल करते हुए भी अगर आपने मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से किया हुआ है तो भी आपको बढ़िया फली की पैदावार यहाँ पे मिलना शुरू होगी। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट छटाई। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग करने का मतलब क्या है? डेवलपमेंट छटाई के का ही एक पार्ट है कि नीचे से जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा, आपको नीचे के तने की जो ब्रांचिंग है वो निकालनी है। कितनी? आपको लगभग निकालनी है यहाँ पे 2 फीट की, 1.5 से लेके 2 फीट के आसपास का जो आपका नीचे का जो
तना है, उसमें आपको 2 फीट के अंदर कोई भी ब्रांचिंग, वहां पे कोई भी यहाँ पे टहनी नहीं रखनी है 2 फीट के अंदर। और उस वहां की सारी पत्तियां वहां पे निकाल देनी है और वहां पे पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग में आपको क्या क्या यूज करना है? आपको 1 लीटर पानी, उसके अंदर आपको लाल मिट्टी, ये किसी भी हार्डवेयर में आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्लोरोपाइरिफॉस 50% की दवा आती है, ये किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगी, किसी भी कंपनी में चल जाएगी। उसके अंदर आपको एक फफूंदनाशक लेना है, ब्लू कॉपर या फिर कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको कीटनाशक इस्तेमाल करना है, नीम ऑयल 3 ml या 5 ml और स्टिकर। ये सारा घोल जो है वो आप साथ मिला लो और इसकी पेस्टिंग करा लो। पेस्टिंग का क्या फायदा है, इसको क्यों कर रहे हो? तो आपके यहाँ से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे तने के अंदर जो है वो इल्लियाँ घुस जाती है उसके अंदर, और वहां से भूसा बाहर निकलना शुरू करती थी। जैसे ही वो करेगी, आपके पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब एक बार इल्लियाँ आपके तने के अंदर घुस गई, उसके बाद आप दुनिया की कितनी भी महंगी दवाई लेके स्प्रे करो, वो इल्ली मरेगी नहीं। वो देखी होगी आपने, बड़ी बड़ी इल्लियाँ उसके अंदर घुस जाती है, आम के पेड़ में या बहुत सारे पेड़ों में वो रहती है उसके अंदर। या फिर कभी कभी आपके यहाँ पे जो है दीमक लग जाते हैं उसके अंदर। तो ये जून और नवंबर, साल में 2 बार ये पेस्टिंग करनी ही करनी है, क्योंकि ये सबसे सस्ता तरीका है। एक बार इल्लियाँ अंदर घुस गई, सबसे पहले आपको पता नहीं चलेगा इल्लियाँ अंदर कब घुसी हुई है, वो आपको तब पता चलता है जब आधे से ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। जब वो भूसा बाहर निकलना, बाहर फेंकना शुरू कर देती है, तब तक वो आधा टनल बना चुकी होती है। और सिर्फ आपके तने या स्टेम ही नहीं, आपकी जड़ों तक को नुकसान जा चुका होता है। तो वहां पे आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता। हालांकि पेड़ नहीं मरते हैं उससे, लेकिन प्रोडक्शन भी नहीं मिल रहा है। प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा है तो खेती किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पे साल में 2 बार, जून में और नवंबर में, हर साल आपको यहाँ पे पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग का सारा सामान यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जब आपके पेड़ छोटे होते हैं तो मेरे ख्याल से 2 लीटर पानी लगता है, सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी लग सकता है। 2 से 3 लीटर पानी में सारी पेस्टिंग हो जाती है। बड़े पेड़ों में आपकी तनों की साइज कितनी मोटी है उसके ऊपर लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 लीटर में, मेरे ख्याल से जो है 1 एकड़ में आप बढ़िया तरीके से पेस्टिंग कर सकते हो। तो डिपेंडिंग आपके यहाँ पे कितना लगना है, 1 लीटर 2 लीटर, उसके हिसाब से पानी ले लो। पहले 2 लीटर में करके देख लो, 2 लीटर में कितने पेड़ हो रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद और जितना चाहिए उसको बना लो। लेकिन पेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि इससे कीटों की रोकथाम होती है, पेड़ों के अंदर जो है डिसीज पैदा नहीं होते। क्योंकि जो है जमीन से 2 से 3 फीट तक जो है वो माइक्रोबायल एक्टिविटीज ज्यादा रहती है। तो इसीलिए जो है तने में, अगर हम यहाँ पे पेस्टिंग करते हैं, वहां पे फफूंद वहाँ नहीं आएगी, वहां पे कीट रोग ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली वहां पे थम जाएगी। और करना कितनी बार है? साल में सिर्फ 2 बार। एक बार ये आप कर दोगे, आपके यहाँ पे ये जो तने तने में छेद करने वाली जो इल्लियाँ है, वो आना ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमें करना है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दिया करो, और बाद में खाद, टॉनिक, फफूंदनाशक और ये जो सारी चीज है वो मैनेजमेंट का पार्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हो, छटाई नहीं कर रहे हो, पेस्टिंग नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई मार्केट से कोई दवाई लेके आऊंगा और मेरा काम बन जाएगा। आज की डेट में वैसा नहीं होगा। इस तरीके से खेती बिल्कुल नहीं चलेगी। आपके यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा, और जैसे ही खर्चा बढ़ जाएगा आपके यहाँ पे इनकम आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखो। जितने अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट करते हो, उतने कम से कम दवाई और कीटनाशक जो है आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी इसकी खेती में। तो ये पेस्टिंग जून और नवंबर 2 बार आपको करनी है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद। तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपने पेड़ लगाए, आपने 4 हार्वेस्टिंग कर ली, आपने डेवलपमेंट हार्वेस्टिंग कर ली, सॉरी आपने डेवलपमेंट छटाई कर ली, 4 शाखाओं की हार्वेस्टिंग, उसके बाद थिनिंग कर ली उसके बीच में डेवलपमेंट वाली,
नीचे से आपने पेस्टिंग करा ली, नीचे की आपने जो है कमजोर शाखाएं वगैरह आपने वहां पे निकाल दी। उसके बाद बढ़िया आपका पेड़ डेवलप हो गया, उसमें फूल लग गए, कलियां लग गई, फूल लग गए, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। हार्वेस्टिंग आपकी हो गई। अब आपकी हार्वेस्टिंग खत्म हो गई, तो पहले साल जब आपकी हार्वेस्टिंग खत्म होगी तो आपको फिर से उसको नीचे से काटना है, क्योंकि बहुत सारे खेतों में पहले साल पेड़ों के तने बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, या फिर सही तरीके से काम नहीं हुआ होता है क्योंकि जानकारी अवेलेबल नहीं थी। तो पहले साल हमेशा आपको नीचे से मतलब कितना नीचे से, यहाँ से आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, जो नीचे का जो मेन स्टेम है, आपका मेन तना है, उसको आप 1.5 से 2 फीट में रखो। उसके बाद आपकी जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी भी यहाँ पे ब्रांचेस आई हुई है, वो 1.5 फीट रखो। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे जो शाखाएं चालू हुई है वही 4 फीट के ऊपर है, या फिर इतनी शाखाएं हमारे यहाँ पे शुरू ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर हम लोग 1.5 या 2 फीट से अगर हम लोग काटते हैं तो एक भी शाखाएं नहीं बचती, वहां पे सिर्फ एक ही सिंगल स्टेम वहां पे बचता है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये भी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर सिंगल स्टेम भी बचता है तो भी आपको पहले साल जब भी आपकी हार्वेस्टिंग खत्म होगी, आपको नीचे से इसको छटाई बिल्कुल कर देनी है। ये आपके पास और एक मौका है दोबारा से आपको पेड़ को बढ़िया तरीके से डेवलप करने का। और हर साल ये आपको मौका मिलेगा, जब भी आपकी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी आप इसको दोबारा से छांट सकते हो और दोबारा बढ़िया तरीके से इसको अपने पेड़ों को इसी तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो इसकी हाइट और इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने दी हुई है। 1.5 से 2 फीट का आपका जो है वो स्टेम रख लो, मेन तना, और उसकी जो ब्रांचेस है वो भी 1.5 फीट के आसपास उसकी लंबाई रखो। और इसको जब रखते हो चारों अलग अलग दिशाओं में रखो, 4 से 5 रखनी है इसको आपको। अगर आपके पास 4 से 5 है, 4 से 5 रखो। आपके पास 2 से 3 है, 2 से 3 रखो। आपके पास एक भी तना नहीं है 2 फीट के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा काट दो। बाद में इसमें से शाखाएं निकलना शुरू हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी, और अगले साल जो है आपको इस तरीके से शाखाएं आपको मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसका मेन फायदा क्या है कि आप अपने पेड़ों की हाइट मेंटेन कर सकते हो। 10 फीट या 12 फीट के अंदर आप अपने पेड़ों को मेंटेन कर सकते हो। जितनी पेड़ की हाइट कम होगी उतनी ब्रांचिंग स्ट्रांग होगी, उतनी शाखाएं बढ़िया होगी, उतने आपके लेबर को कम प्रॉब्लम होगी उसको निकालने में, और आपको पैदावार या फिर स्प्रे करने में या फिर कोई भी और वहां पे मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि अब आपके पेड़ 20-20, 25-25 फुट ऊंचे नहीं है, 10-15 फीट के दायरे में आपके पेड़ है, और ठीक है, और वही आपको मैनेज करने में वहां पे आसानी आपको हो जाएगी। तो हर साल आप अगर किसी साल ऐसा हो जाता है कि पेड़ आपके बड़े हो गए और बहुत ऊंचे चले गए, तो आप इसको हमेशा दोबारा से छाट देते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा से 2.5 से 3 महीने के दौरान जो है दोबारा आपके पेड़ उतने ही ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। सवाल जो है वो एंड में लेते हैं, सारे सवाल लूंगा मैं आज, ठीक है। एंड में लेते हैं, पहले इस प्रोसेस को सभी को समझ लेते हैं, ठीक है। सवाल एंड में ले लूंगा मैं, तो अभी पहले प्रोसेस को समझ लो, बाद में डिसाइड करेंगे कि कब करना है, कितने महीने में करना है, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो इस छटाई को आप समझ गए, हार्वेस्टिंग के बाद वाली छटाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रांचेस रखनी है, अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांचेस होनी है, एक ही डायरेक्शन में मत रखो, अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन में ब्रांचेस रखी हुई है। छटाई के बाद अगर आपने छटाई कर दी है वहां पे बिल्कुल, तो वहां पे तुरंत आपको बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये जो आपने छाट दिया है, आपने छाटा है मतलब वहां पे उसको जो है चोट पहुंचाई हुई है, वहां पे जख्म हो गई है। जैसे ही वहां पे चोट पहुंचती है वहां पे क्या हो जाता है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे है, तो वहां पे फफूंद, कीट और वहां पे सड़न शुरू हो जाती है। जैसी सड़न शुरू हो जाएगी, वो जो पूरी ब्रांच है वो सड़ना गलना अंदर से पूरा जो है खोखली होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हमें तुरंत रोकना है। तो जैसे ही आपने वहां पे छटाई कर दी, वहां पे आपको बोर्डो पेस्ट बनानी है।
बोर्डो पेस्ट कैसी बनाते हैं? सिंपल, 10 लीटर पानी लो, उसके अंदर 1 किलो चूना डालो, 1 किलो कॉपर सल्फेट या जिसको मोरचूत कहते हैं वो 1 किलो डालो। ठीक है, इसको जो है बढ़िया तरीके से रात भर यहाँ पे पूरा जो है प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है, ये सारी प्रोसीजर मैं पढ़ूंगा नहीं, ये आप उसको बाद में पढ़ लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस में है नहीं। तो इस प्रोसीजर के दौरान आपको बोर्डो पेस्ट लगानी है और तुरंत दूसरे दिन या उसी दिन, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी यहाँ पे छटाई चल रही है तो पीछे एक बकेट आप जो है बोर्डो पेस्ट का तुरंत लगा लो, बोर्डो पेस्ट तुरंत लगा दो, वहां पे सड़न रुक जाएगी। क्योंकि आपके पेड़ जितनी जल्दी ज्यादा रिकवर होंगे उतनी जल्दी ज्यादा आपके यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सीजन वहां पे आएगा। पेड़ों में ही सड़न लग जाएगी, पेड़ अपनी सारी एनर्जी पहले तो वो सड़न को ठीक करने में लगा देगा, ब्रांचिंग तो बाद में आना शुरू हो जाएगी बाद में। तो हमें कोशिश करनी है जब भी आप वहां पे छटाई करते हो, हार्वेस्टिंग वाली छटाई करते हो, हार्वेस्टिंग के बाद वाली, वहां पे तुरंत अपन ने बोर्डो पेस्ट लगाना है, वहां पे कोई सड़न पैदा नहीं होनी चाहिए। सड़न पैदा हो गई मतलब आपके यहाँ पे बढ़िया ब्रांचेस वहां से नहीं निकलेगी, ब्रांचेस लेट निकलेगी, आपकी फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो आपकी लेट होगी। तो या तो फिर वो बरसात के अंदर चली जाएगी या तो फिर वो विंटर यानी ठंड के सीजन में चली जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने छटाई चालू कर दी, पीछे से आप जो है बोर्डो पेस्ट पहले ही तैयार करके रखो, वहां पे छटाई हो रही है, यहाँ पे पेस्टिंग हो रहा है, एक ही दिन में आपको काम करना है। तो उस दिन एक आध दो लेबर एक्स्ट्रा लाए तो भी चलेगा, लेकिन ये काम जरूरी है। ठीक है, तो ये छटाई हो गई। अब छटाई के बाद आगे क्या होता है? छटाई के बाद आगे वही सिंपल प्रोसेस, छटाई हो गई, ठीक है, छटाई के बाद वहां से नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। नई ब्रांचेस आना, उनको बढ़ने दो, 1.5-2 फीट बढ़ने दो, 1.5-2 फीट बढ़ गई, फिर आपको 20-25 सेंटीमीटर से उसको काट दो। तो पहली छटाई ये हो गई इस बार कि हम लोगों ने पेड़ की वो तने उसको काट दिए, नीचे से जमीन के पास से काट दिए। दूसरी छटाई के अंदर यहाँ से धीरे धीरे नई ब्रांचेस आना शुरू हो गई। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने 1.5-2 फीट तक बढ़ने दे दिया, वहां से फिर जो है 15-20 सेंटीमीटर से उसको फिर से काटना शुरू कर दिया। दूसरी छटाई होगी, अब जहां से हम लोगों ने इनकी ब्रांचेस काटी है वहां से फिर से 2-2 ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी छटाई हो गई, सेम प्रोसीजर, कोई अलग नहीं है, सेम साइकिल, इसी साइकिल में चलता रहेगा सालों साल। तीसरी छटाई हो गई, तीसरी छटाई के बाद अगर आपके पास अभी भी वक्त है तो वहां पे और एक छटाई कर दो, चौथी छटाई वहां पे आपने कर ली। तो यहाँ पे भी आपकी 4 छटाई हो गई। 4 छटाई होते होते आपके यहाँ पे जो है फिर से फ्लावरिंग लगना शुरू हो जाएगा, फिर से फ्रूटिंग लगना शुरू हो जाएगा, सेम साइकिल हो गई। इसके अंदर भी आपको वही करना है कि कभी कभी अभी यहाँ से खास तौर पे इस सीजन में हार्वेस्टिंग के बाद की जब छटाई आप शुरू कर देते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। तो वहां पे भी आपको इसके अंदर इन 4 छटाई के दौरान आपको डेवलपमेंट छटाई की ओर भी ध्यान देना है। अंदर की और जो ब्रांचेस है अंदर की ओर, वो हमें समय समय पे निकालनी है। सही वक्त पे आप निकालोगे तो वो जो सारी एनर्जी है वो आपको, जो शाखाएं आपने रखना है या रखी हुई है, उनके अंदर वो एनर्जी चैनलाइज करने में, उनके अंदर उसका यूटिलाइजेशन करने में वो हेल्प करेगा। वो जो शाखाएं है वो जल्दी मैच्योर होगी, जितनी जल्दी मैच्योर होगी मतलब उसके अंदर स्टोरेज बढ़ेगा, उतनी अंदर आपको उतनी जल्दी फ्लावरिंग वो बाहर फेंकेगा और उतनी बढ़िया फ्लावरिंग आपको बाहर फेंकेगा। इस डेवलपमेंट छटाई के अंदर जितना आप लेट करोगे या जितना आप बाद में करोगे, वो पेड़ की उतनी एनर्जी आप वेस्ट करते जाओगे। तो ये काम सारे एक साथ करने हैं, दूसरी तीसरी चौथी छटाई के दौरान ही डेवलपमेंट छटाई की ओर भी आपको ध्यान देना है। इसके अंदर थिनिंग करनी है, अंदर की जो ब्रांचेस है जो आड़ी टेढ़ी या फिर कमजोर ब्रांचेस है उसको अंदर से निकालना है, और बाहर की ओर जितनी भी ब्रांचेस है उसको हमें रखना है और पेड़ को इस तरीके से डेवलप करना है। हार्वेस्टिंग के बाद भी 3-3.5 महीने में दोबारा से आपके पेड़ उतने ही बढ़ेंगे, फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो हर साल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये छटाई का जो है साइकिल है। तो फिर से आप मतलब वही हो गया कि आपने डेवलपमेंट छटाई कर ली, आपने वहां पे फिर जून नवंबर में पेस्टिंग कर ली, तो आपके वो काम हो गए और उसके बाद वहां पे फलियां लगना शुरू हो जाएगी, कोई साइकिल। ठीक है, अब वहां पे और एक चीज होती है कि अभी सिचुएशन, अभी कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि
अ, इतनी बारिश हो जाती है, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन इतनी बारिश हो गई या फिर कि वहाँ आपके पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए, सारे पत्ते झड़ गए उसके अंदर। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी जैसे इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे जो है सारे पत्ते झड़ चुके हैं, फ्लावरिंग यहाँ पे अभी भी लगी हुई है, क्योंकि तने के अंदर जो भी खाना मौजूद है, उस खाने का इस्तेमाल करके पेड़ों ने फ्लावरिंग बाहर फेंक दी और वहाँ पे कुछ एक फलियाँ भी लगना शुरू हो गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि बाद में ये फ्लावर गिर जाएँगे। ऐसे पेड़ों में ये जो इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग भी नहीं है। अब कितनी ब्रांच दिखती हो यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ़ 1, 2 और यहाँ पे कुछ-कुछ ब्रांचेस है। लेकिन वो इनफ नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आता। तो ऐसे पेड़ों को ज़्यादा उम्मीद मत रखो इन पेड़ों से कि हाँ, मैं इसी के ऊपर खर्चा करते रहूँगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पता है कि पेड़ कमज़ोर है, इसमें ज़्यादा शाखाएँ बनी नहीं है, ठीक है? और इसमें पत्ते तो बचे ही नहीं है बिल्कुल, सारे पत्ते गिर चुके हैं और ऐसे में कहीं-कहीं पे अगर वहाँ पे 2-4 फलियाँ लगी हुई है, तो ये पेड़ आपको तुरंत छँटाई करनी है। कैसे छँटाई करनी है? आपको नीचे से काटना है उसको। क्योंकि आप इसको रखोगे भी, तो भी आपका खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम वेस्ट होगा, पानी वेस्ट होगा और ये पेड़ जो है ज़्यादा आपको पैदावार वैसे भी नहीं देने वाले। 4, 5, 10, 15 फलियों से क्या होने वाला है? ना वो मार्केट में ले जा सकते हैं, ना आप किसी पड़ोसी को खिला सकते हो उसको। और वो वैसे भी बीच में वो गिर ही जाता है या फिर उतनी उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जब भी आपके खेतों में ऐसी सिचुएशन बनती है कि पूरे पत्ते झड़ चुके हैं और फूल भी आ रहे हैं, वो भी झड़ रहे हैं और उसमें पैदावार नहीं मिल रही है या फिर आपका सीज़न जो है वो फ़ेल हो चुका है या फिर आपका सीज़न एकदम ठंड में आ चुका है, जहाँ पे सेटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आप जो है बिना झिझक इसको जो है आप नीचे से इसको छाँट दें। अगर आपके पेड़ों में पहले से ही अच्छी ब्रांचिंग, अच्छी शाखाएँ मौजूद है और तो उस समय आप जो है पेड़ों को 5 बाय 5 फीट पे छाँट सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा आगे, ठीक है? तो आपके पास 2 विकल्प हैं। जब आपके पेड़ों में बिल्कुल पत्ते आपके पेड़ कमज़ोर है, आपके पेड़ों में बिल्कुल पत्ते नहीं है, आपके पेड़ों में बिल्कुल शाखाएँ नहीं है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो पर्याय है वो है पेड़ों को नीचे से छाँटना, ठीक है? दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है कि चलो आपके पेड़ों में पत्ते ज़्यादा नहीं है, पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन आपके पेड़ जो है, आपके पेड़ों के तने जो है वो काफ़ी मोटे हैं या फिर आपके पेड़ 2, 3, 4 साल वाले पेड़ हैं, आपके पेड़ों में शाखाएँ बढ़िया है। भले ही अभी पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे शाखाएँ बढ़िया है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो लेकिन और आपको जो है, जो बाहर लेना है वो तुरंत आने वाला है। मैं अगर नीचे से छाँटूँगा और मैं 3 महीने और वेट नहीं कर सकता, हमारे यहाँ तो अभी बाहर हमको चाहिए। तो ऐसे में आपको पेड़ को नीचे से छाँटने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 5 बाय 5 फीट पे छाँट सकते हो। हाइट कम कर दी आपने, ठीक है? जो पेड़ आपके लंबे बड़े हुए 15, 20, 25 फीट लंबे-लंबे हो चुके हैं, उनको क्या करना है पहले तो नीचे लेके आओ, 5 फीट तक उसको छाँट दो। जो पेड़ आड़े-टेढ़े बड़े हैं उनको भी लिमिट कर दो, 5 बाय फीट का लिमिट कर दो। उसमें फिर से नई से ब्रांचिंग भी आएगी, पत्ते भी वहाँ से नए शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और आपकी फ्लावरिंग भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आपको जल्दी बाहर चाहिए इसके अंदर। तो ये आपके पास 2 विकल्प है, लेकिन 2 विकल्प की कंडीशन जो है, वो आपके पेड़ों के ऊपर है। अब ये पेड़ में अगर मैं 5 बाय 5 एक तो 5 बाय 5 फीट में ऊपर से छाँट सकता हूँ, लेकिन जो विड्थ है, वो तो वैसे भी 5 फीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग शाखाएँ है ही नहीं। तो मेरे पास पर्याय एक ही है कि मुझे इसको नीचे से ही छाँटना है, क्योंकि पहले तो इसमें मुझे शाखाओं का डेवलपमेंट सही तरीके से करना है। तो ये आपके पास मौका है, ये नुकसान नहीं है आपका कि मेरे पास फिर से मौका है, मैं इसको बढ़िया से डेवलप करूँगा। और अगर आपके पेड़ों में शाखाएँ भरपूर है, लेकिन पत्ते नहीं है उस समय पे, तो वहाँ पे आप ये जो 5 फीट का जो छँटाई का सिस्टम है, ये आप वहाँ पे जो है विकल्प के तौर पर वहाँ पे कर सकते हो और वहाँ पे जल्दी से आपकी फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी, फ्रूटिंग भी वहाँ पे जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ आपके पहले से स्ट्रॉन्ग है, पहले से इसमें बढ़िया शाखाएँ बनी हुई है। सिर्फ पत्ते नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसको छाँट दिया ताकि पेड़ों की हाइट मेंटेन रह सके और पेड़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो बची-कुची शाखाओं में जो है वो चैनलाइज़ कर सके
उनको मैच्योर ला सके, उसमें खाने का स्टोरेज उसमें बना सके। तो इसको हम लोग मेंटेनेंस वाली छटाई इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर इसलिए क्योंकि ये मेंटेनेंस ही है, मेंटेनेंस वाली छटाई इसके अंदर जो है। या फिर कभी-कभी बाहर फेल हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पिछले साल हुआ था। नवंबर के दौरान वहाँ पे फ्लावरिंग लगी हुई थी। पेड़ हमारे 10 फीट के आसपास थे। अक्टूबर नवंबर के दौरान इतनी बारिश हुई कि सारे पत्ते झड़ गए। फूल और फलियाँ लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सारे पत्ते झड़ गए। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद सारे फूल वगैरह झड़ गए और पेड़ों की हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब 15, 20, 25 बाम्बू जैसे, नारियल जैसे पेड़ हो गए। तो ऐसी सिचुएशन फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको फिर हम लोगों ने 5 बाय 5 फीट पे इसको नीचे दबा दिया दोनों तरफ से। तो इसमें दोबारा से पत्ते आना शुरू हो गए और दोबारा से कलियाँ आना शुरू हो गई। तो आपके यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है? ये सिचुएशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, दूसरे को पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ पे बाहर कब आने वाला है? अभी मेरे यहाँ पे बाहर अगर 4 महीने तक नहीं आने वाला, अगर मैं ऐसे इलाके में हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे तो 4 महीने बारिश होने वाली है, लगातार बारिश होने वाली है, या फिर मेरे यहाँ पे अगले 3 से साढ़े 3 महीने तक ठंडी चलने वाली है, तो फिर आप नीचे से ही उसको छाँट दो। क्योंकि अगर पेड़ों में क्या होता है कि पेड़ों में अगर फूल और फलियाँ नहीं होती है, ऐसे वक़्त आप उसको पानी और खाना देते हो, तो पेड़ बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाता है। और बाहर इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं लगी, तो पेड़ों की हाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जब तक आपकी फ्लावरिंग आ जाती है, कभी-कभी आप देखते हो कि आपके पेड़ 15, 20, 25 फीट के ऊपर जा चुके हैं और वहाँ पे मेंटेन करना मुश्किल है, फिर आगे। आप छँटाई भी तो कितनी बार करोगे? तो इसलिए 3 से 4 छँटाई, डेवलपमेंट वाली छँटाई, और बाद में आपको देखना है कि मेरे यहाँ पे बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कितने दिनों में मुझे आगे वाला बाहर लेना है। इसके ऊपर आप नीचे से छाँटना है या ऊपर छाँटना है। जल्दी बाहर चाहिए तो ऊपर से छाँटना है। अगर आपके यहाँ पाते हैं कि नहीं अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमारे यहाँ ये बाहर आता नहीं है, हमारे यहाँ फ्लावर गिर जाते हैं क्योंकि ठंड बढ़ी हुई है। हमारे यहाँ पे जो है 3 महीने तक लगातार धुआँधार बारिश चलती रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो बेटर है हम इसको नीचे से छाँट देंगे। वो अपने आप फिर 3 महीने में बढ़ता रहेगा। उसके बाद हम लोग फ्लावरिंग की सोचेंगे। तो आपके यहाँ कंडीशन वाइज़ है। ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि हाँ, ये आप इसको फ़ॉलो करो या उसको फ़ॉलो। आपके यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, आपको आगे क्या करना है, पेड़ों की स्थिति क्या है, इसको थोड़ा-सा मिला-जुला के एक कैलकुलेशन बनाइए, ठीक है? और इसको बना के फिर आप जो है डिसाइड करिए आपको नीचे से छाँटना है या फिर आपको 5 बाय 5 फीट पे छँटाई करनी है। तो इसको मेंटेनेंस छँटाई बोलते हैं इसको। ठीक है? तो ये मेंटेनेंस छँटाई का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कब करनी है आपको। अगर ये जनरली होता है कि सितंबर से नवंबर तक, जैसे कि मान लीजिए आपने जून-जुलाई में एक बार छँटाई कर चुके, हार्वेस्टिंग के बाद वाली छँटाई कर ली। उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसमें फ्लावरिंग आएगी। लेकिन इस फ्लावरिंग के दौरान अगर आपके यहाँ पे बरसात होती है, फ्लावर झड़ जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ़ डंडियाँ बचती है। तो आपके पेड़ ऊँचे होना शुरू हो जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें पत्ते नहीं बचते, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में या फिर बाहर आपका फ़ेल हो जाता है, अब वहाँ पे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा ठंडी होगी तो बाहर वहाँ पे आता नहीं है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बाहर आया नहीं है, लेकिन पेड़ बहुत ऊँचे जा रहे हैं। दिसंबर, जनवरी में तो फ्लावरिंग आने वाली है नहीं उसमें, और फ्लावरिंग आ गई तो भी वो गिरेगी। अब मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अपने एरिया के अनुसार ये सोचना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हैं चलो मैं इसको नीचे से छाँट देता हूँ या फिर मैं इसको ऊपर से छाँट देता हूँ। तो ये काम करना है, ठीक है? अब बात करते हैं, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कुछ सवाल लेता हूँ मैं। चौहान जी का सवाल है, इन्होंने ये सवाल मेरे ख्याल से पिछले सत्र में भी पूछा था, लेकिन तब तक प्रोग्राम खत्म हो गया था। तो चौहान जी का सवाल है कि फूल और जो सेटिंग होती है इसकी स्टेज में पेस्टिंग कर सकते हैं क्या? तो चौहान जी आप बिल्कुल पेस्टिंग कर सकते हो। पेस्टिंग आपको तने को करनी है, तना नीचे है आपका, फ्लावरिंग ऊपर लगी हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो।
जून और नवंबर के दौरान आप बिल्कुल, एक तो आप जून और नवंबर में करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे फ्लावरिंग है तो भी आप कर सकते हो। फ्लावरिंग का और पेस्टिंग का कोई लेना-देना नहीं है। आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे, आपकी फलियाँ ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि वो तने के ऊपर सिर्फ़ आप लेप लगा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। आपके तने के अंदर दवाई नहीं घुस रही है, आपके फ्लावरिंग में इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई फ्लावरिंग आपकी वहाँ पे नहीं गिरेगी। तने के ऊपर आप बिल्कुल बिंदास पेस्टिंग कर सकते हो, फ्लावरिंग का उसका कोई लेना-देना नहीं है, कोई फ्लावरिंग आपका ड्रॉप नहीं होगा। संतोष तंवर जी का सवाल है कि छटाई केवल हार्वेस्टिंग के बाद ही करनी है या किसी खास महीने या मौसम के अनुसार करनी चाहिए? आपके यहाँ पे फ्लावरिंग का सीज़न कब बनता है, उसके अनुसार आपको हार्वेस्टिंग की छटाई करनी है। जैसे अभी कुछ दिनों 2-3 दिन पहले की गुजरात में जो पटेल सर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनके गुजरात में क्या सिस्टम है ये मैं आपको बताता हूँ। गुजरात में क्या होता है कि गुजरात में अ फरवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान जो है वहाँ पे फलियों के रेट गिर जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अ, वहाँ पे सितंबर, अक्टूबर में जो फ्लावरिंग आती है, उनकी फलियाँ वो मतलब सितंबर, अक्टूबर जो हस्त बहार होता है, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर की 15 दिनों वाला जो बहार आता है, उसकी फलियाँ जो है वो दिसंबर और जनवरी में बेचते हैं। जैसे ही दिसंबर, जनवरी में फलियाँ बेच दी, हार्वेस्टिंग खत्म हो गया, वो छँटाई कर देते हैं। तो कभी-कभी वो नीचे से छाँट देते हैं। नीचे से जब भी वो छाँट देते हैं, तो जैसी मेरी उन्होंने बात हुई, 70 दिनों बाद पेड़ दोबारा से खड़ा होता है। तो फरवरी के दौरान वो छाँट देते हैं, 70 दिन मतलब लगभग ढाई से 3 महीने। तो मार्च, अप्रैल, मई चला गया या फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल चला गया। मई के बाद फिर से फ्लावरिंग आती है वहाँ पे, मई के दौरान, और जून में हार्वेस्टिंग होती है। तो जून, जुलाई में भी वो हार्वेस्टिंग कर पाते हैं, जुलाई के बाद फिर से वो छाँट देते हैं। तो उन्होंने ये सिस्टम निकाला है उनके यहाँ, क्योंकि उनको अब पता है कि हमारे यहाँ ये फ्लावरिंग आती है और हमारे यहाँ मार्केट इस तरीके से काम करता है। फरवरी, मार्च में हम लोग फ्लावरिंग रख के हमको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरीके से आपके एरिया में फ्लावरिंग कब बढ़िया आती है, उस हिसाब से आपको छटाई आगे-पीछे कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ का मैं और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में इतनी ज़्यादा बरसात नहीं होती है। हमारे यहाँ ज़्यादा बरसात होती है, वो होती है अगस्त के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो पीरियड होता है, उसके दौरान ज़्यादा बरसात होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अभी फ्लावरिंग लगी हुई है फरवरी के दौरान, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम लोग उसको कभी-कभी अगस्त तक कंटिन्यू करते हैं और फिर अगस्त में छटाई कर देते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हो गए। नवंबर से फिर से ड्राई मौसम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कभी-कभी ठंड भी आती है, तो भी लंबे समय तक के लिए नहीं होती है। तो हमारे यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उतनी ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होती है ठंड की वजह से। तो हम लोग दिसंबर, जनवरी वाला भी बहार लेते हैं, तो इसको हम लोग अगस्त में छाँट देते हैं। पहले-पहले हम उसको क्या करते थे, जून में छाँटते थे, क्योंकि पहले बारिश जून, जुलाई के आस-पास भी पहले होती थी। बीच में फिर 2 महीने का गैप होता था और फिर बाद में रिटर्न वाला मानसून आता था। लेकिन पिछले 2 साल से मौसम भी पूरा गड़बड़ा गया है और क्या हो जाता है कि सितंबर, अक्टूबर वाला भी वो हो जाता है, इसलिए फिर हम लोगों ने छँटाई का शेड्यूल चेंज किया। तो आपके यहाँ पे फ्लावरिंग कब आती है, मौसम बढ़िया कब बनता है, उसके अनुसार जो है कौन से मंथ में आपको छटाई करनी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप जो है इसी महीने में छटाई कर लो या उसी महीने में छटाई कर लो। जिनके यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त में बहुत बारिश होती है, धुआंधार बारिश होती है, वो जून में ही छटाई कर दो। क्योंकि आप छटाई नहीं करोगे तो पेड़ वैसे भी बढ़ने वाले हैं, पेड़ों में फ्लावरिंग नहीं लगने वाली है। तो जिनके यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लगातार होती है, उनको जो है जून में नीचे से ही छटाई करनी है। तो जून में बारिश से पहले ही आपने नीचे से छटाई कर ली, ठीक है? पेड़ को बढ़ने में 3 महीने लगते हैं। तो जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया। सितंबर आते-आते आपके यहाँ पे बारिश कम होने लगती है। अक्टूबर अक्टूबर वाली हीट शुरू हो जाती है आपके यहाँ पे। तो अक्टूबर आते-आते आपके पेड़ काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, विकास हो चुका है। वहाँ पे अक्टूबर में, नवंबर में आपके यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, ठीक है? और वही फ्रूट सेटिंग आप दिसंबर और जनवरी में लेते हो।
लेकिन अगर आपके यहाँ पे फ्लावरिंग लेट हो गई, आपने अगर अगस्त में छाटा, मान लो आपने अगस्त में छाटा और पेड़ों को दोबारा से खड़ा होने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ गई। लेकिन नवंबर, दिसंबर में तो आपके यहाँ पे ठंड है। ठंड से पहले ही हमको फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग चाहिए। ठंड में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग नहीं होता। तो इसलिए जहाँ पे बारिश ज़्यादा है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है होती है, वो जून या जुलाई के दौरान ही उसकी छटाई कर दो, ताकि आपके यहाँ पे फ्रूट सेटिंग अक्टूबर, नवंबर में ही आ जाए। गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, इन प्रदेशों में बात अलग है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही मौसम होते हैं। मतलब मैं नहीं, साउथ की बात कर रहा हूँ पहले तो। साउथ में 2 ही मौसम होते हैं, एक होती है गर्मी और दूसरी बारिश। वहाँ पे ठंड वाला मौसम नहीं होता। आता है भी तो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, तो उनको वहाँ पे एडवांटेज है। लेकिन आप जैसे-जैसे पिछले वाले सत्र में मैंने दिखाया था, आप जो मकर रेखा है, भारत के मध्य रेखा जो है, उसके ऊपर जैसे-जैसे बढ़ते हो, बिहार, झारखंड, आपका एमपी, यूपी, ये जो सारे जो इलाके हैं ऊपर वाले, गुजरात के कुछ इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हो गए, झारखंड के कुछ इलाके हो गए, इन इलाकों में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपको ठंड से पहले ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेटिंग करानी है। तो इसीलिए आप जो है लेट छटाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जून जुलाई में छटाई करोगे, अक्टूबर नवंबर वाली हीट में आपकी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग हो जानी चाहिए, और वो जो फलियां लगती है वो आप दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए सिस्टम है। गुजरात का सिस्टम अलग है, वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा है। वहाँ पे मौसम, कुछ इलाके में वैसे भी बारिश कम होती है, तो इसलिए वो बारिश में भी इनको फ़ायदा मिल जाता है जून जुलाई वाला, और ठंड भी कम होती है, तो इनको ठंड में भी फ़ायदा मिल जाता है। तो उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे फ्लावरिंग कब आती है और मुझे छटाई कब करनी है। उसके अनुसार आप जून जुलाई में छटाई कर रहे हो, या फिर अगस्त में छटाई कर रहे हो, या फिर फरवरी में छटाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आप जो है डिसाइड कर सकते हो। इसको थोड़ा-सा आप एक्सपेरिमेंट कर लो। मैं नहीं कहता कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओ और एक ही दिन में सारा सब कुछ जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 1-2 साल के बाद जो है आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ पेड़ जो है आप छाँट दो, कुछ पेड़ जो है आप रख दो। तो थोड़ा-सा जब तक आप थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट नहीं करते एक आध एकड़ में, तब तक आपको पता नहीं चल जाएगा कि मेरे लिए छँटाई का मौसम कौन-सा बढ़िया है। और एक बार आपको सिस्टम पता चल जाएगा, उसके बाद फिर आप बढ़िया उसमें पैदावार ले सकते हो, और मार्केट में अच्छे रेट का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो खेती में फ़ॉर्मूला नाम का कोई चीज़ नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके खेतों में ठंड कितनी आती है, बारिश कितनी होती है, किस तरीके का मौसम है, किस तरीके का मार्केट है, उसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आगे-पीछे सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जिस किसान को ये चीज़ समझ में आ गई, वो किसान जो है मार्केट के रेट का फ़ायदा उठाता है। बाकी तो यहाँ बैठ के मैं कितना ही ज्ञान दे दूँ, ये कर लो, वो कर लो, करना तो आपने है। और समझना भी आपने है। तो जानकारी यहाँ पे मैं देता हूँ, इस जानकारी का आप अपने तरीके से उपयोग कर लो। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जानकारी मिली हुई है, उसको प्रोसेस कर लो कि मेरे यहाँ पे ये कैसे सिस्टम बिठा लूँ मैं। 1-2 बार, 2 बार 3 बार गलतियाँ कर ही लो। आप खुद समझ जाओगे कि कैसे यहाँ पे आता है मेरे यहाँ पे, वो मैं कर लूँगा। आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, मार्केट रेट आपको मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के छटाई का पूरा सिस्टम है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे छटाई के बाद जो है खाद प्रबंधन, या छटाई के बाद कौन से काम होते हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो छटाई के बाद यहाँ पे मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, खाद में आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपके 1 साल के पेड़ हो चुके हैं, आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है? हार्वेस्टिंग कर लिया आपने, आपको खाद डालना है। ये जो खाद का शेड्यूल है, ये जून की बात कर रहा हूँ मैं। जून, जुलाई, जून, जुलाई के दौरान कौन-सी खाद डालनी है? जून, जुलाई के दौरान ये खाद जो है जून, जुलाई की खाद है। फ्लावरिंग के दौरान कौन-सी खाद डालनी है, वो फ्लावरिंग के सेशन में मैंने बताया। साल में आपको कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपको बेसल डोज़ इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं छटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद कौन-सा बेसल डोज़ डालना है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्लावरिंग के समय कौन-सा बेसल डोज़ डालना है, ये फ्लावरिंग वाला जो
सेशन हुआ था अपना, उसके अंदर मैंने बेसल डोज दिया हुआ था, वो नंबर 2 का बेसल डोज है। तो कम से कम 2 बेसल डोज हमें डालने हैं, तीसरा होता नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है तीसरे डोज की, और उतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते। तो 2 बेसल डोज पेड़ों के अंदर हमें डालने हैं, एक डालना है हार्वेस्टिंग के बाद और दूसरा डालना है फ्लावरिंग से पहले। तो ये बेसल डोज दिया, वहाँ पे एक बेसल डोज की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका शेड्यूल भी आपको मिल गया होगा, नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे सारे पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा। अभी बात कर रहे हैं हार्वेस्टिंग के बाद मुझे बेसल डोज में क्या क्या लेना है। सबसे पहले इसमें गोबर खाद लेना है आपको 20 किलो, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि आज की डेट में गोबर खाद इतनी बड़ी मात्रा में काफी जगह में उपलब्ध नहीं होता है, होता भी तो अच्छे क्वालिटी का उपलब्ध नहीं होता है, या फिर महंगा होता है, या फिर उसकी फिजिबिलिटी नहीं होती है कि हमारे यहाँ है ही नहीं, हम ढूंढे कहाँ से। काफी किसानों से भी बात होती है, वो बोलते हैं आजकल गोबर खाद उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ पे, हम क्या करें, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको दिखाया है, तो गोबर खाद 20 किलो डालो अगर आपके यहाँ पे उपलब्ध है। गोबर खाद उपलब्ध नहीं है या गोबर खाद कम उपलब्ध है, जितनी भी उपलब्ध है ले लो, ठीक है। यहाँ पे विकल्प क्या दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने विकल्प दिया हुआ है, इसको आप विकल्प की तरह ले सकते हो, या फिर गोबर खाद आधा आधा कर सकते हो, आधा गोबर खाद ले लिया जितना उपलब्ध है, बाकी ले लिया। इसके अंदर विकल्प क्या है, इसमें अंदर आपको प्रेस मड, प्रेस मड मतलब क्या, गन्ने की फैक्ट्री द्वारा जो आता है ना, हमारे यहाँ इसको मड़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे उसको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन गन्ने की फैक्ट्री द्वारा जो आता है, वेस्टेज जो आता है गन्ने का, उसको प्रेस मड बोलते हैं। तो वो प्रेस मड लेना है आपको 1 एकड़ के लिए, 10 टन लेना है, 8 से 10 टन लेते हैं, 8 टन लिया तो भी चलेगा, थोड़ा कम किया तो भी चलेगा, ठीक है। 8 से 10 टन लेना है 1 एकड़ के लिए। इसके अंदर अभी प्रॉब्लम क्या है इसकी, ये जो गन्ने की फैक्ट्री द्वारा वेस्टेज आता है, ये जो प्रेसमड आता है, ये जो मड़ी आती है, इसके अंदर जो है, मतलब जब गन्ने की फैक्ट्री में जो शुगर बनती है वो नेचुरली पीले कलर की होती है, मतलब आप गन्ने का जूस देखते हो ना, गन्ने का जूस पीले कलर का होता है, तो शुगर भी पीले कलर की होती है। लेकिन इस पीले कलर की जो शुगर है, इसको सफेद करने के चक्कर में जो फैक्ट्री में जो है काफी तरीके के एसिड्स और केमिकल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि शुगर का कलर पीले से व्हाइट में परावर्तित हो। तो ये जो सारे इसमें केमिकल है, ये केमिकल इस प्रेस मड के अंदर भी आ जाते हैं, ये जो गन्ने की फैक्ट्री द्वारा आ जाए इसके प्रेस मड के अंदर भी आ जाते हैं। अगर ये प्रेस मड आप सीधा उठा के खेतों के अंदर डाल देते हो, तो आपने अनुभव किया होगा, आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है, आपकी मिट्टी ड्राई हो जाती है। इसके अंदर अगर आप कोई पौधे लगा दे हो तो वो पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। और प्रेसमड जो है वो अवेलेबल होता है गर्मी के दौरान, क्योंकि कारखाने जो शुगर फैक्ट्रीज है वो चलती है मेरे ख्याल से सितंबर से शुरुआत होती है और मार्च अप्रैल के दौरान चलती है। तो प्रेसमड जब आप डालते हो तो वो गर्मी के दौरान उपलब्ध होती है यूजुअली, ठीक है। तो प्रेसमड को आप लेके रखो, ठीक है। लेकिन प्रेसमड को आप जो है वो सीधा खेतों के अंदर इस्तेमाल मत करो। प्रेसमड को इस्तेमाल करने से पहले आपने 10 टन जो है वो प्रेसमड ले लिया, उसके अंदर आपको डालना है नेचुरल जिप्सम। अब दिक्कत है कि ये जिप्सम भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप जो है, अगर 5 6 7 8 किसान मिलके अगर एक गाड़ी वगैरह ऑर्डर करते हो तो राजस्थान से वो आसानी से आपको मिल जाता है। जो नेचुरल जिप्सम है वहाँ का, मेरे ख्याल से जो राजस्थान में रहते हैं उनको बेहतर तरीके से पता है। मेरे ख्याल से वो 1200 से लेके 1800 रुपए प्रति टन आता है। तो अगर आप गाड़ी भी मंगा लेते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वो 4000 या 5000 10 टन की कीमत, मतलब काफ़ी सस्ता आता है वैसे वो। आप देख लो कॉस्टिंग लगा के उसका, मतलब 1200 से 1800 रुपए टन आता है वो नेचुरल जिप्सम। तो ये नेचुरल जिप्सम आपको उसके अंदर 1 टन डालना है। तो 10 टन प्रेस मड ले लिया, उसके अंदर नेचुरल जिप्सम 1 टन डाल दिया, उसके अंदर रॉक फॉस्फेट अगर आपके यहाँ मिलता है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। अगर मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है, और बाकी स्टेट में जैसे महाराष्ट्र स्टेट और साउथ में भी इतनी जल्दी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, तो अवेलेबिलिटी की अलग से प्रॉब्लम है इसके। लेकिन अगर आप किसानों का ग्रुप है तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हो और आप डिवाइड कर सकते हो, इससे आपकी कॉस्टिंग बचेगी और अच्छी खाद आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो ये एक ही फिलहाल जो है वो पर्याय है इसमें। तो
इसके अंदर वही दिया हुआ है मैंने, प्रेसमड प्रति एकड़ 10 टन, नेचुरल जिप्सम इसके अंदर डालना है 10 टन के लिए 1 टन जिप्सम डालना है, रॉक फॉस्फेट 250 किलो डालना है। ठीक है, इसको अपने खेतों में जेसीबी द्वारा, जो जेसीबी मशीन आती है उसके अंदर इसको पूरा मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करते समय इसके अंदर आपको क्या करना है, जो 200 लीटर पानी लेना है उसके अंदर 4 किलो गुड़ डालना है, 2 किलो राइस इसके अंदर डालना है, और इसका जो पानी है ये आपको इसके ऊपर छिड़कते रहना है जब ये मिक्सिंग हो रहा हो। ऐसा इसको आप जो है 1 से 2 बार मिक्सिंग करो, इसको 10 दिन तक रखो। इसके अंदर का जो एसिड है, प्रेसमड के अंदर का जो एसिड है, जो जमीन के अंदर के जीवाणुओं को मार देता है या फिर जमीन को एकदम सूखा बना देता है, तो जमीन को जो सूखा बना देता है वो इसके अंदर नहीं होगा, और इसका बढ़िया तरीके से आप जो है इस्तेमाल कर पाओगे। तो 8-10 दिन इसको रखो और उसके बाद अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करो। ये गोबर खाद से भी बेहतर रिजल्ट आपको देगा, अगर आपके यहाँ पे गोबर खाद उपलब्ध नहीं है। प्लस इसके अंदर और क्या फायदा है, इसके अंदर फायदा है कि एक तो ये न्यूट्रिशन आपको ज्यादा देगा, दूसरा चीज ये गोबर खाद से भी आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप बल्क में इसकी अवेलेबिलिटी करा देते हो। एक अकेला किसान इसे नहीं कर पाएगा, वो आज की डेट में दिक्कत है। राजस्थान गुजरात वाले एरिया में जिप्सम रॉक फॉस्फेट इजीली उपलब्ध होता है, बाकी स्टेट में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर वही मैंने कहा आप ग्रुप बनाओ और अपनी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो। दूसरा इसके अंदर क्या डाल सकते हो, केचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हो आप। केचुआ खाद आप 2 से 5 किलो इस्तेमाल कर सकते हो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक कल्चर आप बना लो। ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में मैंने बात की हुई है, इसके बारे में अभी वीडियो नहीं बना हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक कल्चर बनाना आप सीख लो। अपने खेतों में आसान होता है, 8-10 दिनों में आप बढ़िया तरीके से, हम लोग भी अपने खेतों में करते हैं। इसके ऊपर किसी दिन जो है एक वेबिनार रखते हैं। तो ऑर्गेनिक कल्चर इसके अंदर बना लो। इसके अंदर आप मुर्गी का खाद डाल सकते हो, मेरे ख्याल से मुर्गी का खाद, पोल्ट्री मैन्योर आसानी से आजकल हर जगह उपलब्ध होता है, तो उसकी मात्रा यहाँ पे मैंने दी हुई है। इसके अंदर फिर सिलिकॉन आता है, वो 100 ग्राम ले लो। बेंसल्फ आता है, वो 25 ग्राम ले लो। ठीक है, ये एक हो गया। अब इसके साथ में आपको क्या डालना है, यहाँ पे मैंने जो है खादों की कॉम्बिनेशन दी हुई है। इसमें से आपको ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से एक आपको उठाना है। या तो आप डीएपी सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटैश उठा लो, या तो आप 10-26-26 और सिंगल सुपर पोटैश उठा लो, या तो फिर आप 20-20-0 पोटैश और एसएसपी उठा लो, या फिर 24-24 जो भी उपलब्ध है वो उठा लो। कई बार होता है कि किसी ने कह दिया कि आप डीएपी या फिर 1846 इस्तेमाल करो, तो आप पूरे मार्केट में 1846 ढूंढना शुरू हो जाते हैं। 1846 और 10-26-26 की आजकल मार्केट में किल्लत है, जल्दी नहीं मिलता, या फिर उसके ऊपर लिंकिंग होता है, या फिर और बड़ी दिक्कतें आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-26-26 का यूज कर लो, 20-20-0 पोटैश यूज कर लो, 24-24 यूज कर लो, 15-15 यूज कर लो। तो तरीके बहुत है। तो ये इनमें से कोई भी एक विकल्प आप लेना है, सारे के सारे नहीं डालने इसके अंदर। कोई भी एक विकल्प जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके यहाँ पे उपलब्ध है, वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर लो। साथ में इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन जो है आप इस्तेमाल कर लो, और साथ में मिला के आप इसको खेतों में दे दो। अब दिक्कत है कि आप पूछोगे कि इतनी सारी खाद पेड़ों के अंदर कैसे दें। इसकी इतनी सारी खाद पेड़ों के अंदर देनी कैसे है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सारी खाद आपने जुगाड़ कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं और एक आपको फॉर्मूला देता हूँ जिसको बोलते हैं भट्टी लगाना। भट्टी लगाना मतलब इसके अंदर, जैसे कि आपके यहाँ पे अगर गोबर खाद उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, गोबर खाद आपके यहाँ पे कम मात्रा में उपलब्ध है, तो उसका आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपके यहाँ पे गोबर खाद उपलब्ध है उसमें से 50% आप एक प्लास्टिक की शीट लगा लो नीचे। ठीक है, उसके ऊपर जो है आप 50% जितना भी गोबर खाद है उसको आप फैला दो। ठीक है, उसके ऊपर क्या करो आप 25% गोबर खाद और 100% जो भी खाद आपको डालनी है केमिकल, वो उसके अंदर मिक्स करा के ऊपर वाला लेयर बना लो, और सबसे टॉप पे अगेन 25% गोबर खाद उसके अंदर आप फैला दो, और उसको पानी दे दो पूरा, और उसको 7-8-10 दिन के लिए रख दो।
वो सारी जो खाद आपने दी हुई है वो पूरी तरीके से काली पड़ जाएगी और ये खाद जो है बाद में आप अपने फसल को दे सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे गोबर खाद जो है वो इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है, तो भी आप इसका जो है बढ़िया तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अभी बात करते हैं कि इतनी सारी खाद को जो है आपको डालना किस तरीके से, इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको जो है पेड़ों के अंदर आपको गड्ढे करके लगाने वाला सिस्टम नहीं करना है। जैसे ही आप गड्ढे करके लगाना शुरू कर दोगे, उस गड्ढों के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में अगर आप खाद डालते हो, वहां पे जब जड़ें चली जाती है तो वो जड़ें जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। तो वहां पे आपको गड्ढे करने वाला सिस्टम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो भी पेड़ है, पेड़ के बाजू में आपने ट्रैक्टर द्वारा जो है यहाँ पे आपको गड्ढा बनाते चलना है पूरा। और उसके अंदर जो है पेड़ के अंदर दोनों तरफ से, पेड़ के अंदर दोनों तरफ से आपको ये पूरी खाद दोनों तरफ से आपको डालनी है। और फिर ट्रैक्टर को, ये जो बेड़ बनाने वाली मशीन आती है, उसको, उससे जो है आपको जो मिट्टी है, मिट्टी को आपको जो है आपको इसके बेड़ को जो है वो ढकना है इसके अंदर। ये चीज समझ गए आप? मेरे को आप ये कमेंट करके बता दो, ये चीज समझ गए कि आपकी खाद को किस तरीके से डालना है। यहां तक समझ गए सभी लोग कि खाद को आपको इस तरीके से डालना है, गड्ढे करके नहीं डालना है आपको। तो पेड़ की दोनों तरफ से आपको खाद डालनी है और फिर उसके बाद ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी चढ़ा देनी है उसके अंदर। और उसके ऊपर फिर आप पानी दे सकते हो, या फिर फ्लड से पानी दे दो आप, या फिर आप जो है ड्रिप द्वारा दोनों तरफ से दे सकते हो। ठीक है, एक बार आपने खाद दे दी, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक मल्चिंग का आपने जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब ये जो ऑर्गेनिक मल्चिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको यूज करना है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर का महीना है, इसके दौरान ही करना है। गर्मी में इसको नहीं डालना है। गर्मी के दौरान इसको, इसने अगर आपको डाल दिया तो ये सड़ते सड़ते हुए जाएगा बारिश के सीजन के दौरान, या फिर एन बारिश के सीजन के दौरान, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के दौरान अगर इसने आपने डाल दिया तो ये डीकम्पोज नहीं होगा, ये सड़ेगा। और सड़ने में और विघटन या डीकम्पोज होने में फर्क है। डीकम्पोज या विघटन के दौरान अच्छे बैक्टीरियाज और अच्छे फंगल पैदा होते हैं, सड़न के दौरान बुरे फंगल पैदा होते हैं। तो अगर आप इसे जून, जुलाई, अगस्त के दौरान डालते हो और वहां पे अगर बारिश आती है तो ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सड़ना शुरू हो जाएंगे तो इसके साथ साथ आपके पेड़ की जड़ें और तने जो है वो भी सड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके पेड़ जो है वो फिर पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल करोगे, आप पराली डाल रहे हो या फिर आप कुछ भी डाल रहे हो, उसका इस्तेमाल आपको बारिश के सीजन के बाद में ही करना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसके अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हो ये ऑर्गेनिक मल्चिंग का, तो ये बारिश के समय शुरू होने से पहले जो है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, इसकी खाद भी बन जाएगी। और ठंड के दौरान क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, आपके पेड़ों की जड़ों के आसपास जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे गर्मी बने रहेगी। और गर्मी के दौरान आपके पेड़ों को जो है ये ठंड भी देगा। तो अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसका आपको डबल फायदा है। एक तो ठंडी के दौरान ये आपके पेड़ों को गर्म रखने में मदद करेगा, और गर्मी के दौरान ये आपके पेड़ों में
ठंडक रखने में आपकी मदद करेगा। लेकिन बारिश के दौरान या फिर फरवरी के बाद इसका ऑर्गेनिक मल्चिंग का जो है इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि ये एक तो गर्मी में आपको पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा पानी तो यही सोख लेता है और जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होगा, और तीसरी चीज़, जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होगा तो बारिश के दौरान इसमें सड़न आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मल्चिंग बारिश के सीजन के बाद डालना है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आसपास। ठीक है, अब आपने आपने पूरा खाद डाल दिया है, खेतों की बिल्कुल तैयारी कर ली है और वहां पे मल्चिंग वगैरह डाल दिया है जरूरत के हिसाब से। अब फ्लावरिंग आने तक आपको कौन सी खाद देनी है? तो यहाँ पे आपको छटाई के बाद हार्वेस्टिंग की छटाई के बाद और फ्लावरिंग आने से पहले आप यहाँ पे EM1 का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार EM1 मतलब इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जीवामृत स्लरी होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा क्या है? चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट स्लरी, ये भी इसके अंदर PDF के अंदर मैंने दिया हुआ है। तो इसको कितनी बार इस्तेमाल करनी है ये भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्लरी 7 लीटर प्रति एकड़ हफ्ते में एक बार आप दे सकते हो, ड्रिप द्वारा दे सकते हो, इसकी ड्रेंचिंग दे सकते हो, या फिर आप इसको फ्लड से भी, खुले पानी से भी आप इसको छोड़ सकते हो। स्लरी, जीवामृत स्लरी कैसी बनानी है ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा। इसका भी आपको 2 बार इस्तेमाल करना है और EM एक बार इस्तेमाल करना है। ये जो शेड्यूल है इसका इस्तेमाल आपको कब करना है? हार्वेस्टिंग आपका जब बेसल डोज वगैरह सब डाल के हो जाएगा, उसके बाद से लेके फ्लावरिंग के समय तक आपको यही शेड्यूल इस्तेमाल करना है। फ्लावरिंग एक बार शुरू हो गई, उसका शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है, पिछला जो वेबिनार हुआ था उसके अंदर मैंने आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। तो उस समय आप वो शेड्यूल फॉलो करिए। हार्वेस्टिंग के बाद का ये शेड्यूल है कि पहले तो आपको बेसल डोज डालना है, और बेसल डोज डालने के बाद जो है आपको स्लरी फर्टिगेशन का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। बाकी कोई केमिकल खाद जो है आप ड्रिप से नहीं दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो PDF के अंदर मैंने लिंक यहाँ पे बनाई हुई है, अगर यहाँ पे दबाते हो तो तुरंत वीडियो इस तरीके से खुल जाती है। तो ये चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स की जो है वो वीडियो यहाँ पे आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद जीवामृत स्लरी आपको बनानी है, तो जीवामृत स्लरी के अंदर आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये भी इस PDF के अंदर आपने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लो। इसके अंदर कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। और इसके अंदर बस ये है कि इसके अंदर आपको कौन से जीवाणु इस्तेमाल करने हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर आपको वैम इस्तेमाल करना है, सोनार नाम का जो जीवाणु आते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, एजोस्पिरिलियम और ट्राइकोडर्मा। ये जो है आपको जीवामृत स्लरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने हैं। इसको 48 घंटे तक आपको जो है जीवामृत स्लरी के अंदर रखना है, और फिर आप इसको ड्रिप द्वारा दे सकते हो, खुले पानी से दे सकते हो, या फिर आप ट्रेंचिंग द्वारा दे सकते हो। ठीक है, इसको आपको छोटे पौधों को नहीं देना है, कभी कभी इसमें इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और हीट होती है कि छोटे पौधे इससे मर जाते हैं। तो ये बड़ों 1 साल से ज्यादा वाले जो आपके जो पौधे हैं, बड़े वाले जो पौधे हैं उनके लिए है। 3 से 4 महीने के बाद भी आप इसको दे सकते हो। अगर आप छोटे वाले पौधों को देना है तो थोड़ा सा कम करके या डाइल्यूट करके इसको आप दे दीजिए। डायरेक्टली उसको मत डालिए, कभी कभी पौधे इससे जल जाते हैं। तो जीवामृत स्लरी का आपको इस्तेमाल करना है। इफेक्टिव माइक्रोराइजा का जैसे मैंने बताया, इसका अंदर इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, इस प्रोसीजर को आप पढ़ लीजिए। इस प्रोसीजर के तहत आपको EM जो है आप इसको दे सकते हो। तो ये आज का पूरा सेशन है। इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि छटाई के साथ साथ आपको बुआई का समय जो है वो ध्यान में रखना है। आपको बेड सिस्टम बनानी है। इसके बाद आपको डबल ड्रिप का इस्तेमाल करना है। अवस्थानुरूप आपको खाद का प्रयोग करना है। छटाई तो अभी यहाँ हम लोगों ने बात की। इसके अंदर आपको अंतर फसल का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ अगर इसके आपके यहाँ पे अनुकूल मौसम होगा तो फिर बढ़िया से आपके यहाँ पे जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आज का ये सेशन था छटाई के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको अभी अगले 5 मिनट में जो है वीडियो दिखाता हूँ
और वीडियो को भी समझाता हूँ आपको। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है और इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जो है पीडीएफ आपको भेज दूँगा। अभी मैं जो है वीडियो शुरू करने वाला हूँ, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसको भी हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो सबको नज़र आ रही है? तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पहली छटाई की। तो पहली छटाई जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ही आपके पेड़ 2.5 से 3 फीट के हो जाते हैं, आपको ऊपर के सिरे यहाँ पे जो निकालने हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर इसके सिरे निकालने हैं। तो यहाँ पे जो है यहीं पे ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये पेड़ जो है 2.5 से 3 फीट का हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने पूरा मल्चिंग का यूज किया हुआ है, बेड सिस्टम का यूज किया है। यहाँ पे कहीं पे भी पत्ते बिल्कुल पीले नहीं है, पेड़ों की ग्रोथ बढ़िया है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसका सीरा निकाल दिया। ठीक है, अब जहां से ये सीरा निकाला हुआ है, वहीं से नीचे से यहाँ से अलग अलग 2 ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी होगी पहली छटाई। अब बात करते हैं दूसरी छटाई की। अब ये आपकी यहाँ पे दूसरी छटाई, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस, थोड़ा सा पेड़ आपका बढ़ गया है, यहाँ पे आपको दूसरी छटाई करनी है। जितनी भी ब्रांचेस आई हुई है, दोबारा से आपको यहाँ पे जो है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर के जो सिरे हैं, वो आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो ये देखते हैं हम लोग अभी। तो ये हो गई दूसरी छटाई। अब बात करते हैं तीसरी छटाई की। अब यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल, ये है तीसरी छटाई। यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए जो है हम लोग कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरूरत पड़े तो कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपकी जो ब्रांचिंग है वो काफी हार्ड हो चुकी है और जो है हाथों से लेबर इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको आप जो है कैंची का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो ये आपकी है तीसरी छटाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है पत्ते यहाँ पे पीले पड़े नहीं है, पेड़ों में ब्रांचिंग बढ़िया हो रही है। ठीक है, तो ये तीसरी छटाई। ये जो बात की थी मैंने कि आपको बीच में से नहीं काटना है, ये जो तरीका है काटने का, ये बिल्कुल गलत तरीका है काटने का। शाखा के बीच में से आपको कभी नहीं काटना है, जहाँ पे आपकी आंख है, जहाँ पे बड़ है, जहाँ से ब्रांचिंग शुरू हुई है, अभी आगे दिखाऊंगा, उस तरीके से काटना। ये सही तरीका है काटने का। यहाँ से आप काट सकते हो या फिर उंगली से आपको जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो, ताकि पेड़ में ब्रांचिंग आपकी बढ़िया हो सके। उसके बाद जो मैंने बात करी थी आपको डेवलपमेंट छटाई की, यानी कि डेवलपमेंट छटाई के अंदर हमको पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग करने के अलावा जो है पेस्टिंग करने के अलावा जो है हमें नीचे से 1.5 से 2 फीट या 2.5 फीट तक, 2 फीट तक समझ लो, 1.5 से 2 फीट तक जो नीचे की ब्रांचेस है वो निकालनी है, ताकि नीचे से हवा आ जा सके और वहां पे कीट और रोगों का जो प्रादुर्भाव है वो जो है वो कम हो सके इसके अंदर, और वहां पे हमको जो है वो पेस्टिंग के लिए जो है वो जगह मिल सके। तो यहाँ पे मैं पेस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ।
डेवलपमेंट छटाई और इसके अंदर पेस्टिंग। और साथ में ही अंदर वाली जो ब्रांचेस है इसके अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सनलाइट इसके अंदर नहीं आ रही है, वो भी इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये अभी पेस्टिंग हो रही है। पेस्टिंग कैसे करनी है, इसके अंदर क्या-क्या दवाई इस्तेमाल करनी है, उसका फ़ॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको जून और नवंबर इन दोनों सीज़न में हमें जो है वो पेस्टिंग करनी ही करनी है। तो इस तरीके से आपके पेड़ डेवलप हो जाते हैं। चौथी छटाई आते-आते आप यहाँ पे देख रहे हो पेड़ में काफ़ी ब्रांचेस डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। सारे पत्ते यहाँ पे बिल्कुल हरे हैं। यहाँ पे बिल्कुल किसी कीट या फफूंदनाशक का अभी तक स्प्रे नहीं हुआ है ज़्यादा। कम से कम स्प्रे होता है, ब्रांचिंग ज़्यादा है और पेड़ भी आपको एकदम हेल्दी यहाँ पे दिखते हैं। इसके अंदर पेस्टिंग भी यहाँ पे आपकी हो चुकी है। और एंड में आपके यही पेड़ जाके डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से, जहाँ पे आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाएगा। बीच में हम लोगों ने 10 या 12 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है। तो ये भी आपकी ज़मीन के अनुसार रख सकते हो। आप 10 बाय 8 कर सकते हो, 12 बाय 8 कर सकते हो। और जिनकी ज़मीन रेतीली है, बिल्कुल इसमें विकास नहीं होता, वहाँ पे आप 10 बाय 6 या 12 बाय 6 भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद या फिर आपके पेड़ इस सिचुएशन में हो जहाँ पे बिल्कुल इसमें फलियाँ नहीं लगी हुई है, पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, 15 से 20 या 25 फीट के आपके पेड़ हो चुके हैं, या फिर पेड़ों से पत्तियाँ बिल्कुल गिर चुकी है, या फिर आपकी हार्वेस्टिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में आपको पेड़ को नीचे से काटना है। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये बगीचा देखो, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं है। 2 शाखाएँ हैं और पेड़ इतने ऊपर जा चुके हैं, मतलब ये 20-25 फीट से भी ज़्यादा हो चुका है। इसमें कोई फलियाँ और फल नहीं लगे हुए हैं, तो इन्हें अब काटने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपको इनको नीचे से काटना है, ताकि आपको पेड़ को बढ़िया तरीके से इसको जो है डेवलप कर सके इसको। तो इन पेड़ों को अभी छाँटने का दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि आपके यहाँ पे पत्ते बिल्कुल गिर चुके हैं, पेड़ों की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, पेड़ों में फलियाँ भी नहीं लगी हुई है और फूल भी गिर रहे हैं। इस तरीके से आपके पेड़ बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, तो भी आपको जो है यहाँ पे छटाई आपको करनी पड़ेगी। तो छटाई किस तरीके से करनी है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इन पेड़ों में गौर करिए कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग हुई है, जो शाखाएँ निकली है, वो मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 फीट के ऊपर है। तो ये अपने किसी काम का नहीं है, हमको अभी 1.5 से 2 फीट के इसमें ही काम कट करना है। तो हमें सिर्फ़ एक ही तना यहाँ पे रखना शुरू कर दिया है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाद में इसमें अलग-अलग ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी और दूसरे साल से आपको इसी 2 फीट के दौरान आपको 3 से 4 ब्रांचेस आपको जो है वो मिलना यहाँ पे शुरू होगी। तो अगर आपके यहाँ पे नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको काट सकते हो। तो ये दूसरे साल की बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 फीट के अंदर आपको यहाँ पे 4 से 5 अलग-अलग ब्रांचेस यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है और इन शाखाओं की जो लेंथ है वो 1.5 से 2 फीट के आसपास है। और इनको 4 अलग-अलग डायरेक्शन में हम लोगों ने जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये छटाई होती है। इस छटाई के बाद दोबारा से यहाँ इसमें ब्रांचिंग आना, नए शूट्स, नए तने आना शुरू हो जाएँगे। फिर आप पहली, दूसरी, तीसरी छटाई, इसके दौरान डेवलपमेंट वाली छटाई, पेस्टिंग, ये सब प्रोग्राम आप में जो है इसको साइकिल के तौर पे इसके अंदर जो है आप जो है रन कर सकते हो और इस तरीके से इसको जो है आप कर सकते हो। ठीक है? तो आज का जो प्रोग्राम था छटाई का, ये यहीं तक था। वीडियो आप इसके अंदर देख सकते हो, यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगी। ठीक है? मैं आशा करता हूँ प्रोग्राम काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन इसको बनाते बनाते ही हमको 1 डेढ़ साल लग गया, क्योंकि सारे स्थिति में हमें इसे कैप्चर करना था और पूरी तरीके से आपके सामने लाना था। अगर आपको लगता है कि वीडियो में जानकारी अच्छी थी, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और इसको जो है आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा।
पीडीएफ के अंदर ही आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अब वीडियो के लिए आपको जो है अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो को जो है जानकारी को प्रमोट कर दीजिए, दूसरे तक भी पहुँचाएँ अगर आपको लगता है ये सही जानकारी है तो, ठीक है? अगर आपको कोई सवाल है तो अगले 5 मिनट में लेते हैं। प्रोग्राम वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो सवाल-जवाब जो है अगले 5 मिनट में जो है अगर सवाल है तो आप मुझे डाल दीजिए सवाल। मैं आपके जो जवाब है इसके अंदर जो देता हूँ। चलो सवाल क्या-क्या आए थे? तो मेरे ख़्याल से काफ़ी सवालों के जवाब मैंने इसके अंदर ही दे दिए हैं। पटेल जी आशा है दूसरे साल कितने फीट से छटाई करनी है इसका जवाब मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अगर आपके पेड़ के विकास अच्छे नहीं हुए हैं, तो हार्वेस्टिंग के बाद दूसरे साल आप इसको 1.5 से 2 फीट से छाँट सकते हो और दोबारा से बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हो। अगर आपके पेड़ ऑलरेडी अच्छे डेवलप हुए हैं और आपको तुरंत इसमें फ्लावरिंग लेनी है 2 महीने के अंदर, तो आप इसको 5 बाय 5 फीट पे छाँट सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपके यहाँ पे ब्रांचिंग और बाकी चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। चौहान जी का सवाल है कुछ पेड़ों पे फली की साइज छोटी है या फिर सीड छोटे या फली अलग-अलग है। इसके बारे में किसी और सेशन में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं सेशन लूँगा कि फलियाँ छोटी-बड़ी या अलग-अलग पेड़ क्यों दिखते हैं आपके इसमें। तो ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में अलग से बात करेंगे। बाकी जो आपके सवाल है प्रभात जी कि प्लांट कब लगाना है, कौन से महीने में रोपाई करनी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो और पीडीएफ भेज दूँगा। उसका आप खुद अभ्यास करिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आप अपने सवालों के जवाब जो है वो नहीं ढूँढ पाओगे। जानकारी मैंने दी हुई है लेकिन जानकारी का इस्तेमाल आपको करना है, तो वो जानकारी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो रोपाई, बुआई इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो और पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है? वो जो है आप इसको इस्तेमाल करिए। मयूर जी का सवाल है कि डेवलपमेंट के बाद स्ट्रेस कब देना है? इसके बारे में एक अलग वीडियो होगा। इसमें क्या है लोग कन्फ्यूजन हो जाएँगे इसके अंदर तो स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है हर जगह पे। अगर आपके यहाँ पे नेचुरली फ्लावरिंग आ रहा है तो स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कब देना है और कैसे देना है इसका अलग ही एक टॉपिक बनेगा तो उसके अंदर मैं वो कवर कर लूँगा। जहाँ पे मतलब टॉपिक क्या होता है कि हमने पेड़ लगाया लेकिन इसमें बिल्कुल ही फूल नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल ही फूल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होगा और वहाँ पे क्या-क्या करना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक इसका ले लेंगे। तो रतन सिंह जी ने बोल दिया है कि सभी सवाल के जवाब मिल रहे हैं यहाँ पे। सचिन जी का सवाल है कि इन्होंने बीज लगाए थे लेकिन पेड़ 1.5 महीने के हो गए, पेड़ कितना बड़ा होना चाहिए? देखो, पेड़ कितना बड़ा होना चाहिए इसका कोई फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं है। पेड़ कितना बड़ा होगा ये आपके मिट्टी के ऊपर निर्भर है, आप किस तरीके से सिंचन देते हो, आपने बेड पे लगाया हुआ है, चारी में लगाया हुआ है, आपकी मिट्टी की क्वालिटी किस तरीके की है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद न्यूट्रिशन किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप, आपके यहाँ के मौसम कौन से मौसम में लगाया हुआ है, इन सारे मौसम के ऊपर जो है वो पेड़ की डेवलपमेंट या पौधे की डेवलपमेंट है, वो वहाँ पे जो है वो निर्भर है। तो इसका कोई फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं है कि 2 महीने का पेड़ आपका बिल्कुल जो है वो 2 फीट का रहेगा या 5 फीट का रहेगा। अगर आपकी बढ़िया मौसम बढ़िया है और बाकी सारी चीज़ें की इसके अंदर बढ़िया है, तो मान लीजिए अगर आपका पेड़ पौधा जो है वो 2 महीने का है, तो 2 महीने के अंदर भी आपका पौधा जो है वो 4 फीट, साढ़े 4 फीट तक का भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही रिलेटिव सवाल है लेकिन जो पैरामीटर्स है इसके बहुत अलग-अलग है और उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पौधे हेल्दी है, इसमें कीट रोग नहीं है, जो है आपका पेड़ का ग्रोथ अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग खेतों में अलग-अलग हो सकता है। तो दूसरों के साथ जो है उस तरीके से कंपेयर मत करिए
क्योंकि सीज़न अलग है, मिट्टी अलग है और आप किस तरीके से मैनेज करते हो, वो भी चीज़ें अलग है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से सवाल इतने ही लेते हैं क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, ठीक है? जिन्हें भी मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। वीडियो पसंद भी नहीं आया है, तो भी कोई बात नहीं है, बिंदास डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट में लिख दीजिए कि क्या पसंद नहीं आया मेरे को, तो वो चीज़ें जो है अगली बार से ऐड की जा सकती है और ये दूसरों के साथ भी जो है आप शेयर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही और आशा करता हूँ छँटाई के बारे में जितना भी मुझे कहना था, जितना भी पिछले 1.5 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि आप तक डिलीवर हो सके, आप तक ये सही तरीके से, आसान तरीके से पहुँच गया होगा और आप इसका खूब अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप जो है उसे इस्तेमाल करो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए और 2 घंटे के लिए मुझे झेलने के लिए और मिलते हैं अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जो है शुक्रिया, धन्यवाद।